बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज ज़िंदगी में खुश रहने की कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, या अगर हम ये कहें कि खुश रहने का एक फ़ॉर्मूला आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। व्यूअर्स, ज़िंदगी में बहुत से अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं, और हम ज़िंदगी में जैसे तैसे भी सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। एक वक्त था जब हर इंसान का गोल या ऑब्जेक्टिव होता था खुश रहना। अब हर इंसान की ख्वाहिश है कि खुशहाली हो, यानी कि फाइनेंशियली भी लोग सेटल हों, उनके पास चीज़ें बहुत सी हों। लेकिन अगर हमने ज़िंदगी में खुश रहना है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमने कंट्रोल लेके आना है? सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट तो है हमारी उम्मीदें। हम इतनी ज़्यादा उम्मीदें लोगों से वाबस्ता कर लेते हैं या इतनी ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं कि हम अपनी ही कमर तोड़ देते हैं। देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये तो हम कब से सुनते आ रहे हैं, और नो डाउट उम्मीदों के ऊपर दुनिया कायम है, लेकिन उम्मीदें या एक्सपेक्टेशंस वो रखें जो रियलिस्टिक हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम इतनी हाई होप्स और इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उनको पूरा करते करते हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन हमें कोई भी सुकून नहीं मिलता, हम मुतमईन नहीं हो पाते। हमारी उम्मीदें वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही हैं, एक्सपेक्टेशंस जिसको हम कहते हैं। जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करेंगे और फ़ौरन हमारे दरवाजे पे लोग खड़े होंगे हमें नौकरी देने के लिए, या हम जैसे ही ग्रेजुएट करेंगे फ़ौरन ही हम अपनी एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे और हम अरबपति खरबपति बन जाएंगे। कुछ लोगों की इस किस्म की लक होती है, इस किस्म की किस्मत होती है, लेकिन उस किस्मत के साथ उनका हार्डवर्क भी होता है, उनकी प्लानिंग भी होती है। अच्छा, उन चीज़ों के ऊपर कोई नहीं फोकस करता। हर बंदा यही देखता है कि देखो फ़लाँ ने अपनी बिज़नेस बना ली 25-26 साल की उम्र के ऊपर और अब वो करोड़पति हो गए हैं। भाई, 25-26 साल की उम्र पे अगर किसी ने अपनी बिज़नेस स्टार्ट की तो उसके पीछे बड़े एफ़र्ट्स हैं, बड़ी मेहनत है, उसको भी तो याद रखना है। सिर्फ उम्मीद के ऊपर तो चीज़ें नहीं हो जाती, उम्मीद के साथ हार्डवर्क भी ज़रूरी है। और उन्हीं उम्मीदों को हम लोगों के साथ भी वाबस्ता कर देते हैं। जैसे कि फ्रेंड से हमारी ये उम्मीद होती है कि हमारा हर मौका, हमारा हर ओकेजन याद रखें, हमारे लिए आउट ऑफ द वे जाएं, हमारे लिए बड़े एफ़र्ट्स करें, हर स्टेज पे हमारा साथ दें। लेकिन क्या हम उस किस्म के दोस्त हैं जिस किस्म की उम्मीद हम दूसरों से रखते हैं? ये एक सोचने की बात है। फिर शादी की बात आती है, मियाँ बीवी एक दूसरे से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो अनरियलिस्टिक हो जाती हैं। उस लेवल की उम्मीद रखते हैं जो ना तो पूरी हो सकती है, और अभी तक तो हमने किसी को ऐसी चीज़ें करते हुए नहीं देखा। जैसे कि मियाँ की एक्सपेक्टेशन है कि मैं सुबह मेरे उठने से पहले मेरी बीवी उठी हुई होगी, वो मुझे बड़े प्यार से जगाएगी, वो मेरे लिए नाश्ता बनाएगी, मेरे कपड़े उसने तैयार करके रेडी किए हुए होंगे, मुझे नाश्ता वाश्ता खिला के मुझे सेट करके वो दफ्तर भेजेगी। दफ्तर भेजते हुए साथ एक टिफ़िन होगा जिसमें हर रोज़ एक गोरमे मील तैयार होगी। फिर जब मैं काम पे होऊंगा तो वो मुझे किसी काम के लिए फ़ोन नहीं करेगी, बॉदर नहीं करेगी, अगर मैसेज करेगी तो कोई प्यारा सा मैसेज करेगी। और फिर जब मैं घर आऊँगा तो वो बिल्कुल तैयार टिश टॉश मेरा इंतज़ार कर रही होगी, बच्चे भी बिल्कुल रेडी सेट बैठे हुए होंगे, होमवर्क कर चुके होंगे, सब कुछ डन होगा, और मैं घर आऊँगा और शहज़ादों की तरह मेरी खिदमत की जाएगी, मेरी बीवी भी, मेरे बच्चे भी, और मैं सो जाऊँगा और बस ये मेरी लाइफ होगी। तो ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है व्यूअर्स, क्योंकि जिस बंदे से आप ये उम्मीद रख रहे हैं, क्या आप भी उसकी उम्मीदों पे 100% पूरा उतर रहे हैं? क्या आप उसकी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं? क्या आप उसकी ये सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे हैं जो आपने उससे लगा के रखी हुई हैं? एक औरत अगर होम मेकर है या काम भी करती है, घर भी साथ साथ देख रही है, वो किस तरीके से ये सारी चीज़ें पूरी कर सकती है? इसीलिए जब नई नई शादी होती है तब तो सारे लाड नखरे एक दूसरे के उठा रहे होते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ किक इन करती है तो ये उम्मीदें और ये एक्सपेक्टेशंस ही हैं जो ताल्लुकात ख़राब कर देती हैं और रिलेशनशिप्स का भट्टा बिठा देती हैं। हम असल में अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल जो है वो दूसरों के हाथ में दे देते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करके। देखिए, हम अगर इतनी उम्मीद एक और इंसान से रखेंगे कि वो मेरी ये सारी एक्सपेक्टेशंस, मेरी सारी ख्वाहिशात पूरा करेगा, तो वो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी आपकी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए गुजार देगा, वो अपना क्या करेगा? और अगर आप अगले को इतना कंट्रोल देंगे कि वो आपकी ये सब चीज़ें पूरी करेगा तो तभी आप खुश होंगे, तो आप ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे रहे हैं। जिस दिन कोई आपके साथ अच्छी तरह पेश आएगा उस दिन आपका मूड अच्छा होगा, उस दिन आपका दिन अच्छा गुजरेगा।
उसी तरह फ्रेंड्स के साथ भी हम यही करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं जब हम उनके साथ बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस एक तो अनरियलिस्टिक तो होती ही हैं, लेकिन हमारा दिल बार बार टूट जाता है और फिर हम डिसअपॉइंट होते चले जाते हैं। सो हम अपने आप को पॉजिटिवली क्यों नहीं लेके चल सकते आगे? जो उम्मीदें हम दूसरों से रखते हैं वो उम्मीदें हम खुद क्यों नहीं अपनी पूरी कर सकते? देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी की जिम्मेदारी उसके अपने ऊपर है कि वो लाइफ को कैसे लेके चलता है या चलती है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमने अपने बच्चों को अगर पढ़ा लिखा दिया और उनको एक आसान अंदाज में बड़ा कर दिया तो अब वो बच्चे जो हैं वो हमें पालेंगे और हमारा ख्याल रखेंगे। क्या ये फेयर बात है? सोचिए इसके बारे में। नो डाउट बच्चों का फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारा ख्याल रखें और हमारी खिदमत करें और सारा कुछ करें। मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात कही जाती है, लेकिन आजकल की दुनिया में जहाँ पे ऑलरेडी इतनी महंगाई हो गई है, इतने मसाइल हो गए हैं, मैंने इतने घरों में ये देखा है कि एक लड़का है, वो 24-25 साल का है, पढ़ लिख गया, उसकी फ़ौरन ही शादी कर दी और उसकी अभी अभी जॉब शुरू हुई है और उसकी शादी तो हो गई, लेकिन जो वो लड़का कमाता है वो उसने अपने घर आके अपनी अम्मा के हाथ में पैसे पकड़ाने हैं ताकि वो घर के अखराजात मैनेज कर सके। तो जिस लड़की को ब्याह के वो घर लेके आया, क्या उसके कोई ख्वाब नहीं है? क्या उसकी कोई ख्वाहिशात नहीं है? अच्छा, फिर इसी लड़के की जब आगे बच्चे होते हैं, फैमिली आगे बढ़ती है, जब वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है तो घर वाले माँ बाप इस बात पे नाराज़ हो जाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, हमने हमारे लिए तुमने कुछ नहीं किया। तो वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह आगे लेके चलेगा? वो अपने पैरों पे कैसे खड़ा होगा? वो कैसे अपना घर बनाएगा? वो कपल कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा जब माँ बाप उस लड़के से और उस बच्ची से ये एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हुए हैं जो एक्चुअली मियाँ बीवी की एक दूसरे से होती हैं? ऑफ कोर्स आप अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी हेल्प करें, उनकी सपोर्ट करें, लेकिन पहले उनको खुद तो कुछ बनने दें। हम बड़े अनफेयरली व्यूअर ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जी अपनी ज़ात का और अपनी न्यूक्लियर फैमिली का ख्याल रखें, अपने पैरों पे खड़े हों, और जब एक दफ़ा आप सेट हो जाएं तो फिर आप दूसरों का भी ख्याल रखें ताकि आप बेहतर अंदाज में रख पाएँ। देखिए, मैं खुद एक माँ हूँ, मेरे अपने भी बच्चे हैं। मैं भी एक ऐसे स्टेज पे किसी ना किसी दिन तो आऊँगी ना जहाँ पे मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होगी या हेल्प की ज़रूरत होगी, लेकिन मैंने अपने बच्चे इसलिए नहीं पैदा किए कि वो मुझे पाल सकें। बच्चे पैदा करना मेरा एक डिसीजन था और अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ताला ने साहिब औलाद किया। अब उन बच्चों को पढ़ा लिखा के एक सर्टेन लेवल पे मैंने पहुंचाना है। फिर आगे जाके अगर वो महसूस करते हैं कि उन्होंने अम्मा अब्बा का ख्याल रखना है या उनकी सपोर्ट करनी है फाइनेंशियली, वो उनकी बड़ी मेहरबानी है। लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ नहीं बैठी हुई, इसीलिए मैं एफर्ट्स कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ कि बच्चों को भी सेटल करूँ और मेरे हस्बैंड और मैं अपने आप को भी ऐसे फाइनेंशियली सेटल करें कि कल को जब ऐसी एज पे आए जब काम ना कर पाएँ या काम ना मिले या वॉटेवर, तो हम अपना ख्याल खुद रख सकें, किसी की मोहताजी ना हो। ये जो एक एक्सपेक्टेशन होती है। अच्छा, फिर भाई बहन भी बहुत से ऐसे होते हैं जो ये उम्मीद रखते हैं कि भाई अगर भाई अच्छा कमा रहा है तो वो हमारे पूरे ख़ानदानों को भी साथ लेके चले और उनको पाले। देखिए, अपने घरों को आगे लेके चलना, उनको मैनेज करना हमारा अपना फ़र्ज़ है। कोई मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, किसी के सर पे अपनी छत नहीं है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, आपके हस्बैंड वाइफ, इन सब का ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। लेकिन अगर कोई एक बंदा जो है वो ज़रा अमीर है और दूसरा बंदा ज़रा नॉर्मल फैमिली से है, तो नॉर्मल फैमिली वाला ये उम्मीद रखे कि भाई मुझे गाड़ी मेरा भाई खरीद के देगा, तो आई एम सॉरी, वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, आपके पास खाने को नहीं है, आपके बच्चों के लिए की फ़ीस देने के पैसे नहीं है, इस किस्म के मामलात में ज़रूर जो ज़्यादा वेल्दी है उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो हेल्प आउट करे। लेकिन व्यूअर्स, अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठाएं। उम्मीदें इतनी बड़ी बड़ी जो हम दूसरों से वाबस्ता करते हैं, पहले उन उम्मीदों पर खुद तो उतरना सीखें। बड़ा आसान होता है किसी को ये, मैं उस दिन कहीं बैठी हुई थी तो एक खातून ने मेरे सामने कहा कि भाई मैंने तो अपनी बड़ी बहन से और अपने बहनों से बात करनी ही छोड़ दी है। मैंने कहा क्यों? भाई देखें, हमारे पास मोटर बाइक है और उनके पास 2 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि हमें भी एक गाड़ी ले दे? तो मैंने कहा उनका क्यों फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको गाड़ी ले दे? हम बाइक पे हैं ना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप बाइक पे हैं, लेकिन आपको गाड़ी लेके देना जो एक लग्जरी का आइटम है वो आपका अपना फ़र्ज़ है। मैंने कहा कभी नहीं उन्होंने आपकी हेल्प की? नहीं, कीती है। जब मेरी बेटियों की शादी हो रही थी तो मेरी मदद की थी, मेरे बेटे की शादी में भी उन्होंने हेल्प किया था, तो ये किया था तो वो किया था। लेकिन देखे ना, उनको खुद ख्याल आना चाहिए कि वो हमें गाड़ी लेके दें। इस किस्म की बेवकूफ़ाना
और ज़्यादती वाली एक्सपेक्टेशंस किसी से रखना व्यूअर्स, आई एम सॉरी, ये अनफेयर बात है। अल्लाह ताला हर किसी को उसकी किस्मत के हिसाब से नवाजता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिनके पास नहीं है उनके साथ कोई अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी करे, लेकिन हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में अपने अंदाज से आगे बढ़ना है। ज़रूरियात किसी की पूरी करना, किसी को हेल्प आउट करना 100% हमारा फ़र्ज़ बनता है, और अगर आप कर सकते हैं तो करें, लेकिन अपना पेट काट के उसकी मदद करना जो लग्जरीज एक्सपेक्ट कर रहा है, जो अपने नखरे पूरी करवाना चाह रहा है, आई एम सॉरी व्यूअर्स, ये गलत बात है। उम्मीदें रखनी है तो अपनी ज़ात के साथ रखें। इवन हस्बैंड या वाइफ से उस लेवल की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जो अनरियलिस्टिक है, क्योंकि हम एक दूसरे की इन उम्मीदों की बेस के ऊपर कमर तोड़ देते हैं, और फिर मैंने देखा है कि बड़े ताल्लुकात और रिश्ते ख़राब हो जाते हैं और एक दूसरे को लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। आपने नोट किया कि जो लोग हर वक्त मांगते रहते हैं या जो हर वक्त हमारे से उम्मीदें लगा के बैठते हैं, लोग उनसे मिलना छोड़ देते हैं, उनसे किनारा कशी करनी शुरू कर देते हैं कि ये तो मतलब ही है। क्योंकि जो लोग बहुत उम्मीदें अगलों से रखते हैं वो फिर उन उम्मीदों का इजहार भी करते हैं और लोग चिढ़ जाते हैं। तो व्यूअर्स, ताल्लुक मोहब्बत की बेस पे रखने चाहिए, एक रिलेशनशिप के बेस पे रखने चाहिए। इस बेस पे ताल्लुक नहीं रखना चाहिए कि मुझे इससे क्या मिल सकता है और कितना मिल सकता है। ये अनफेयर बात है। टू मैनी एक्सपेक्टेशंस ताल्लुकात को बर्बाद कर देती हैं और लॉन्ग टर्म इसके असरात बहुत बुरे होते हैं। मुझे बड़े लोग हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, मीडिया की बहुत से लोग हैं जो जिनको मैं कहती हूँ कि आप, अच्छा आपकी बहन कैसी है, तो मुझे एक हैं आर्टिस्ट जिनकी अपनी बहन से बहुत ज़्यादा कुर्बत थी, बहुत क्लोजनेस थी, हर जगह उनके साथ उनकी सिस्टर जाती थी। तो मैंने उनसे पूछा आपकी बहन नहीं बड़ी देर से नजर आई, कहाँ हैं, कैसी हैं? कहती है रहने ही दो, मैंने उनसे बातचीत छोड़ दी है। मैंने कहा बहन से बातचीत क्यों? कहती है बस हर वक्त मेरे से उम्मीद कि मैं उसके सारे नखरे पूरे करूं, उसकी सारी डिमांड्स पूरी करूं, मैं अपनी ज़ात का ख्याल रखूं या 24 घंटे में उनकी ही चीज़ें पूरी करती रहूं। तो ऐसे करीबी ताल्लुकात, और मीडिया में ये बड़ा होता है व्यूअर्स कि एक कमाऊ बच्चा जो होता है उसको लगाई रखते हैं, बेटा हो या बेटी, और वो काम करते रहते हैं और पूरा ख़ानदान जो है वो उनसे खा रहे होते हैं। और जब वक्त आता है, जब बुज़ुर्ग होते हैं, बुढ़ापा आता है, जब अपने अखराजात नहीं पूरे कर पाते, तो वही भाई बहन और रिश्तेदार जिनकी सारी डिमांड्स पूरी की थी वो मुँह फेर लेते हैं। सो अल्टीमेटली इतनी डिमांड्स रखें लोगों से जितनी अगले हैंडल कर पाएँ, और जब डिमांड करें तो पहले सोचें कि अगर मेरे से ये डिमांड की जाती तो क्या मैं ये पूरी कर सकती थी, या इसको पूरा करते हुए क्या मुझे कोई तकलीफ़ होती। व्यूअर्स, मैं अगेन ये नहीं कह रही कि जो हमारे ऊपर फ़राइज़ हैं हम उनको ना पूरा करें, लेकिन बड़ी दफ़ा हम ऐसी गलत चीज़ों की डिमांड लोगों से कर देते हैं ये सोच के कि ये अगले का फ़र्ज़ है। तो ज़रा अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि क्या हम ऐसे करते हैं दूसरे के साथ। उसी में आपको अपना जवाब मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं किचन की तरफ, जहाँ पे प्यारी सी शेफ़ हिबा एहसन हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम हिबा, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिबा, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो हम उम्मीदें एक दूसरे से वाबस्ता कर लेते हैं, इवन अपनी बॉडी से जो हम उम्मीद रखते हैं कि हम एक मशीन है, मशीनों की तरह हम अपने आप को पुश करते रहते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो हमारा साथ देगी। बिल्कुल। फिर जब कमर टूट जाती है, भट्टा बैठ जाता है, हिलने जुलने से रह जाते हैं, तो फिर घूम के कहते हैं कि यार पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो गया। वो भाई, आपने अपनी जिस्म से वो एक्सपेक्टेशंस रखी जो वो पूरी नहीं कर सकती थी। 18 घंटे जब आप काम करेंगे और 2 घंटे भी नींद पूरी नहीं करेंगे, 3 दिन के बाद आपका भट्टा बैठ जाएगा। लोग अपने आप को धक्का देते हैं महीनों। कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन चाहे अपनी ज़ात से भी रखी जाए, वो आपको ले बैठती है। बिल्कुल, और आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबके साथ रेजोनेट करता है। अब जैसे आपने कहा कि हम अपने साथ या दूसरों के साथ जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पैसों की ना भी हो तो टाइम एंड एनर्जी अक्सर हम ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें इतना टाइम तो दे ही सकता है, इतनी एनर्जी, मतलब कोई काम के लिए किसी चीज़ के लिए भी लगा ही सकता है। बट इन दी एंड जब आप वो नहीं कर पाते, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी अपनी भी फैमिली है, आपने उनको भी टाइम देना है, बट सम पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड। तो जब वो एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं और आप उन एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरते तो फासले आ जाते हैं। अब देखो ना, बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ मदर ऑफ ट्विंस, सिंगल बच्चा तो संभालना मुश्किल, ट्विंस इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक ही टाइम पे हर चीज़ एक ही सब। अब आप बच्चे संभाल रहे हो, काम कर रहे हो, अपनी आपकी केटरिंग की बिजनेस है, हस्बैंड को भी टाइम देना है, ससुराल को भी देना है, माँ बाप को भी देना है। अब आपकी बेस्ट फ्रेंड्स रुस जाएं कि तुम तो पुरानी वाली हिबा ही नहीं रही, तुम तो टाइम ही नहीं देती जी। और आप अगर उनकी बातों को दिल पे लगा लेते हो तो आप अपनी जिंदगी के रिमोट कंट्रोल उनको दे रहे हो। बिल्कुल ऐसे कि वो आपके मूड्स को अफेक्ट कर रहे हैं। ट्रू भाई, आप अगर मेरे दोस्त हो तो आपको नहीं पता कि मैं आपको देती थी पहले टाइम जी, मैं सारा कुछ करती थी, लेकिन अब मेरी औलाद हो गई है,
जिनको टाइम देना मेरा फर्ज बनता है। Exactly. दोस्तों को टाइम देना मेरा फर्ज नहीं बनता, वो बंदा लाड प्यार में करता है, ये फराइज में आ जाती है बात। जी सो आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी हुआ ऐसा ही। और इस बार मैंने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही ये बनाया है कि आई एम गोइंग टू गिव टाइम टू माई सेल्फ एंड माई फैमिली, क्योंकि देखो, हम जो अपने आप को निगलेक्ट जो करके अपने दूसरों जोगा को नहीं, खुश वो करते दूसरों का हैं। क्या ख्याल रखेगा यार। एग्जैक्टली। चलो खैर ऐसे किचन ही। में आती हूँ जी। एंड वील हैव अ चैट कि Okay. किस तरह से आप अपने आप को टाइम दोगे और क्या आपने अपने लिए प्लान किया है। Okay. ब्रेक के बाद हिबाज किचन होगा, जानेंगे कि वो आज किचन में क्या बना रही हैं और साथ साथ ये भी जानेंगे कि अपनी और अपनी फैमिली को जो टाइम देना है उसमें वो करेंगी क्या। ये हम रेजोल्यूशन तो बना लेते हैं, महीना गुजर भी गया है तो किन्ना को कीता है कुड़ी ने, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हिबाज किचन में जहाँ पे पेरी बाइट्स तैयार पड़ी हैं। ये क्या कहानी है? ये इसलिए तैयार की है क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट मैं कुछ लाई हूँ जिसकी मैं फिलिंग करना और कोटिंग करना सिखाऊंगी। चलो ठीक है, बट पेरी बाइट्स को अभी फ्राई भी करना है और मैंने आपसे स्पेशली कहा था कि आज मुझे ऑन एयर प्लीज फ्राई करने देना, बिकॉज पेरी बाइट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि वो टूट जाती हैं। राइट। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये टूटती क्यों है। बिल्कुल। सो आप मुझे अब ये बता दीजिए कि हम आज मेन्यू में क्या बना रहे हैं, उसके बाद अभी मैंने आपकी इंटरोगेशन करनी है कि आप किस तरह से अब अपना ख्याल रख रही हैं, जो आपने कहा है वो आप किस तरह प्लान करने के चक्करों में या किया भी है कि नहीं पिछले महीने में। ठीक है। अच्छा, तो आज हम जो बना रहे हैं सबसे पहले तो वो है पेरी बाइट्स, और दूसरी जो वो भी एक स्नैकिंग आइटम है, पोटैटो एंड ब्रेड बॉल्स। अच्छा, पोटैटो चीज बॉल्स तो खाए हैं, ब्रेड बॉल्स दिस इज पोटैटो एंड ब्रेड बॉल्स। ये दोनों बहुत मज़े की स्नैकिंग आइटम्स हैं, और ये पेरी बाइट्स तो वो हैं जो आप फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं, रोज़ों के लिए बहुत अच्छी हैं, जैसे रमज़ान इंशाल्लाह आने वाले तो उसके लिए आप फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये पोटैटो ब्रेड बॉल्स भी बहुत ईजी हैं, क्विक टू मेक। तो सबसे पहले पेरी बाइट्स का ही बता देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पेरी बाइट्स किस में फ्राई करने हैं और पोटैटो बॉल? पेरी बाइट्स इसमें फ्राई करेंगे और पोटैटो बॉल्स हम करेंगे। और ये दोनों डीप फ्राइंग के आइटम्स? जी, दोनों डीप फ्राइंग के आइटम्स हैं। पेरी बाइट्स की हम पहले दिखाएंगे फिलिंग, साथ साथ फ्राइंग भी हो जाएगी और फिलिंग भी। ऑयल का गर्म होना व्यूअर ज़रूरी है, ठंडे तेल में डालेंगे तो फ़ौरन सारा कुछ जो है वो अब्जॉर्व कर लेता है ऑयल। अच्छा, तो पेरी बाइट्स के लिए जो हमें चाहिए, पहले मैं इसके इंग्रेडिएंट्स शेयर कर देती हूँ और फिर आपके साथ इसका मेथड शेयर कर दूँगी। इसके लिए सबसे पहले जो हमें चिकन चाहिए वो है एक पाव चिकन चाहिए हमें। नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, दरा मिर्च हमें चाहिए आधा चाय का चम्मच, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, वर्सेस्टरशायर सॉस हमें चाहिए एक खाने का चम्मच, हॉट सॉस 1 खाने का चम्मच, चेडर चीज़ आधा ब्लॉक, क्रीम चीज़ 1/4 कप, मैदा कोटिंग के लिए, अंडा और ब्रेड क्रम्स भी आपको कोटिंग के लिए चाहिए, और तेल आपको चाहिए फ्राई करने के लिए। अब इसका तरीका ये है कि जो चिकन है वो आपको चाहिए बोनलेस स्टेक कट, फिलेस जो होते हैं वो आपको चाहिए। उसको आपने मैरिनेट कर लेना है नमक, काली मिर्च, दरा मिर्च, वर्सेस्टरशायर सॉस और हॉट सॉस से, और उसको आपने जैसे स्टेक ग्रिल करते हैं या चिकन ग्रिल करते हैं ना, वो आपने ग्रिल कर लेना है। प्लीज़ मेक श्योर कि वो जूसी रहे, उसको ओवर कुक नहीं करना। जब आप स्टेक को पैन में रख देते हैं, एक साइड कुक होने दें कम्प्लीटली, फिर उसको फ्लिप ओवर करें, दूसरी साइड कुक हो जाए तो रिमूव इट फ्रॉम द पैन। उसको बार बार फ्लिप करके कुक करने से वो ड्राई हो जाता है। ठीक है। तो उसको आपने करके उसको चॉप अप कर लेना है। कुछ लोग इसमें श्रेडेड चिकन भी यूज़ करते हैं, इफ़ यू वांट टू डू दैट यू कैन डू दैट, बट आई लाइक टू चॉप अप द चिकन नाइसली। उसके बाद आपने चीज़ का मिक्सचर बना लेना है, क्योंकि उसी से तो वो मज़े का फ्लेवर आता है। फ्लेवर आता है। तो चीज़ मिक्सचर बनाने के लिए आपने जो क्रीम चीज़ है वो, चेडर चीज़ अगर आपके पास श्रेडेड है तो दैट्स परफेक्ट, वरना आप उसको कट करके वो ऐड कर ले। उसमें थोड़ी सी आपने हॉट सॉस और ऑरिगेनो और ऐड करनी है, और जो चॉप्ड अप चिकन है वो ऐड करके मिक्स करके ऐसी आपके पास एक मिक्सचर बन जाएगा, जो कि जिससे आपने चिकन वो चिलीज़ की स्टफिंग करनी है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, ये जो चिलीज़ हैं वैसे इससे मोटी वाली मिलती है, मुझे कल मिल नहीं सकी तो मैं जो मुझे अवेलेबल थी मैं वो ले आई हूँ। उसमें आपने एक स्लिट लगाया पूरी चिली में, और इसको आपने बिल्कुल अंदर से खाली कर दिया, क्योंकि अगर बीच छोड़ेंगे ना तो फिर बेड़ा ही तरेगा। यस, इट विल बी वेरी स्पाइसी। तो आपने इसको बिल्कुल खाली कर लिया, और प्लीज़ जब आप ये कर रहे हो तो ग्लव्स पहन के करें, वरना आपके हाथ पे जो बर्निंग सेंसेशन होगी वो आई डोंट थिंक तो जलेगा सो जलेगा। उसके अलावा आंखों में अगर हाथ चला गया ना तो मेरे साथ ये हुआ है कल। I did that last night. हो जाता है, ये बड़ा एक प्रॉब्लमैटिक है। अच्छा, पेरी बाइट्स को आप देख रहे होंगे कि मैं एज सच
हिला नहीं रही हूँ, हाँ। इतना को हिला रही हूँ कि वो ब्राउन एक तरफ से सिर्फ ना हो, लेकिन जितना हिलाएंगे उतना ज़्यादा चांस है कि वो टूट टूट जाएंगे। जाएंगे बिल्कुल। अब ये हमारे पास एक ग्रीन चिली है जो कि मैंने बिल्कुल खाली कर दी है। अब इसमें स्पून की मदद से भी आप कर सकते हैं, ग्लव्स हाथ पहने हो से तो आप हाथ से भी इजीली कर सकते हैं, और आई थिंक हाथ से ज़्यादा इजीली होता है। इसको ऐसे स्टफ़ करके आपने ऐसे पैक डाउन करना है ताकि ताकि इसकी उसके अंदर अच्छी सी प्रॉपर जाए स्टफिंग ना हो मादा। जाए। बड़ी दफ़ा होता है आप पहली Yes. बाइट खाते हैं, एक बाइट लेते हैं तो पता चलता है कि वो खाली। खाली। यस, तो आपने इसको अच्छे से पैक डाउन करना है कि पूरी चिली में आपकी स्टफिंग इक्वल हो और अच्छा सा फ्लेवर आए। बिल्कुल। ये आपने ऐसे इसको पैक डाउन करके जो एक्सेस बाहर लगेगा वो क्लीन कर देना है। पैक करके आपने इसको क्लोज़ कर देना है, जो अगर एक्सेस हो तो वो निकाल लें। अब इसकी जो है फ्रेंच ब्रेडिंग जिसको कहते हैं वो करते हैं, जिसका मतलब है सबसे पहले इसको मैदे में, फिर अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये स्टेप रिपीट होता है 2 दफ़ा। ये जैसे अब सबसे पहले ये जो पेरी बाइट मैंने अभी स्टफ़ की थी, ये सबसे पहले जाएगी मैदे में। इसको ऐसे हमने डस्ट कर लिया मैदे में, जो एक्सेस है वो हम शेक ऑफ कर लेंगे। फिर हमने इसको डिप करना है अंडे में। अंडे में इसको अच्छे से कोट कर लिया। अच्छा, पेरी बाइट कितनी देर और कुक करनी है ये देखो। ये बस डन है, ये हो गई है, इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, तो दिस इज़ डन। डू यू वांट दिस वन? मैंने अच्छा, ठीक है, ओके, एक एक करके ताकि वो टूटे ना, ठीक है। वरना तो आप इसको निकाल भी सकते हैं छन्ने से, जी। बट कोटिंग का होता है मुझे कि वो ना हो खराब। तो ये आपने अच्छे से अंडे में डिप कर ली, एक्सेस इसका भी शेक ऑफ कर लिया। फिर आपने इसको ऐसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया। अच्छा, एक ब्रेड क्रम्स का एक टिप ये है कि आपने एक वेट हैंड रखना है और एक ड्राई हैंड रखना है। इसका मतलब ये है कि जिस हैंड से आप अंडे में इसको डिप करें वो हाथ ब्रेड क्रम्स में ना लगाएं, क्योंकि वो फिर सारा जुड़ जाते हैं ब्रेड क्रम्स और ख़राब हो जाते हैं। तो आपने अगर ब्रेड क्रम्स अपने ऐसे ही रखने हैं तो आपने एक हैंड ब्रेड वो वेट रखना है और एक रखना है ड्राई। और ये आपका एक और पेरी बाइट यस, डन हो गया। जी जी, या अभी एक कोटिंग और होगी। ऐसे जो ये जो एक कोटिंग आप करके इसको एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दें और फिर दूसरी कोटिंग कर दें, और उस दूसरी कोटिंग के बाद टेस्ट हो रहा है। दूसरी कोटिंग करके फिर आप बेशक फ्रीज कर दें। यम्मी, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, फ्रेश, क्रिस्पी एंड वेरी वेरी गुड। थैंक यू अच्छा, सो अब मच। पोटैटो। जी, अब हम उसकी तरफ आ जाते हैं। उसके लिए भी हमें ये कोटिंग चाहिए, इसलिए मैंने कीप Very इट हियर। nice. थैंक यू सो इसके मच। साथ तो सॉस है, यस, इसके साथ हम सॉस बनाएंगे बिल्कुल। और वो सॉस कैसे बनेगा? वो भी बहुत इजी है। उसके लिए हमने मेयोनीज़ ले लेनी है आधा कप, उसमें हम 2 टेबलस्पून डालेंगे चिली गार्लिक सॉस, वो हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे उसमें गार्लिक पाउडर एंड जस्ट अ टीनी बिट ऑफ हॉट सॉस, दैट्स इट। ये सॉस बनाएंगे हम इसके साथ। और अब हम बनाते हैं ब्रेड पोटैटो बॉल्स। ब्रेड पोटैटो बॉल्स। अच्छा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसकी इंग्रेडिएंट्स मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ब्रेड पोटैटो बॉल्स के लिए आपको चाहिए मैश्ड पोटैटोज़ 2 कप्स, जो कि मैं करके लाई हूँ। मैश्ड पोटैटोज़, बॉइल्ड मैश्ड पोटैटोज़। डबल रोटी के स्लाइसेस आपको चाहिए 3 स्लाइसेस। नमक हस्बे जायका। काली मिर्च आपको चाहिए 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा पाउडर या आप साबुत ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं, 1 चाय का चम्मच। कलवंजी 1 चाय का चम्मच। ऑरिगनो 1 चाय का चम्मच। हरा धनिया फ्रेश 2 खाने के चम्मच। हरा प्याज 3 खाने के चम्मच। गाजर 3 खाने के चम्मच। कद्दूकश कीवी। शिमला मिर्च चॉप्ड आपको चाहिए 2 खाने के चम्मच। प्याज 2 खाने के चम्मच। और अंडा और ब्रेड क्रम्स आपको चाहिए कोटिंग के लिए, और तेल चाहिए आपको फ्राई करने के लिए। अच्छा, इसका तरीका भी साथ साथ दिखा देते हैं। सबसे पहले ये जो ब्रेड स्लाइसेस हैं, ये मैंने इधर ब्रेड स्लाइसेस रखे हुए हैं थोड़ी सी डीप डिश में, क्योंकि इसको हमने करना है पानी से सोक। इसको हम अच्छे से पानी से सोक करेंगे, ये सारे ब्रेड क्रम्स को। ये देखें आपके पेरी बाइट्स रेडी हो गए। यस, मैंने कहा ज़रा वो भी दिखा दे, उसके जी। बाद हम वो ब्रेड वाला जो है उसको भी निकाल लेंगे। हैं, ये क्या हो रहा है? ये हम इसको पहले अच्छे से सोक करेंगे पानी के साथ, सॉफ्ट कर लेंगे प्रेस डाउन करके। और फिर हम ये जैसे सॉफ्ट हो गया है, इसमें से इसको हाफ करके तो एक्सेस वाटर जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है। इसको प्रेस करके तो हम एक्सेस निकाल के
फिर हम इसको पोटैटोज़ में ऐड कर देंगे। ओके, यस, सो ये हमने ऐड कर दिया इसमें। और इसमें क्या क्या जाएगा? और इसमें ये जाएगा शिमला मिर्च, ठीक है, और ये जाएंगे हरी प्याज, और गाजर। यस, ये वाली नहीं, गाजर जाएगी और धनिया जाएगा। इसमें आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। बट वो अंदर डालिएगा। अच्छा, इसके अंदर जी। और क्या जाएगा? इसके अंदर जाएगा नमक, काली मिर्च ठीक, और ऑरिगेनो। नमक कितना? यस, डाल दें। काली मिर्च डालेंगे, ऑरिगेनो डालेंगे, ये मैं साइड पे रख देती हूँ। सो बात ये है कि जितना ज़्यादा आप तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए इजी हो जी। जाएगा। ये हम इसमें ऑरिगेनो ऐड कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली व्यूअर्स, अगेन अ ग्रेट ऑप्शन। इसको आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। जी, एंड Right? आई थिंक इट्स अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर किड्स लंच बॉक्सेस। बिल्कुल। ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और पोटैटोज़ में तो नहीं नमक था ऑलरेडी? नहीं, नहीं। इसमें नहीं था। तो आप एक दफ़ा इसको मिक्स Yes. कर लें, तो मैं मैं फिर इसको इसके हाथ से हाथ mix से कर करूंगी लें, ताकि हम अच्छे फिर से। इसका सॉल्ट फिर चेक कर लेंगे। Yes. चिकन पाउडर भी डाला जा सकता है। जी जी, बिल्कुल, फ्लेवरिंग के लिए चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसमें भी बच्चों के लिए अगर आप चाह रहे हैं बनाना और एक्स्ट्रा प्रोटीन उनको देना चाह रहे हैं, तो इसमें आप श्रेडेड चिकन भी ऐड कर सकते हैं। मतलब इसमें आप ब्रोकली श्रेड करके ऐड कर लें, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो Yes. एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। एंड एक मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब आप इस किस्म की चीज़ें व्यूअर्स बनाते हैं तो थोड़ा सा सॉल्ट का और इन चीज़ों का चेक कर लिया करें। जी। होता ही है कि मैंने बड़ी दफ़ा उस दिन मैं अपनी फ्रेंड की तरफ गई, बल्कि मुझे याद आ रहा था कि मैं समोसे खाने के लिए उसकी तरफ, उसने कहा कि मैं समोसे बनाए हैं, मैंने समोसे अच्छा। बनाए हैं, तो मैं रमज़ान के लिए रेसिपीज़ ट्राई कर रही हूँ, तो माओ मुझे बताओ व्हाट डू यू थिंक। मैंने कहा Okay. कि बड़े ही मज़े की ना शक्ल समोसों की, बट डिफरेंट सी उसने शेप बनाई। ओके। ये बात उसमें नमक ही नहीं था, Oh. वो नमक डालना ही भूल गई। तो और इतनी यूजुअली मेहनत होती है समोसे Exactly. बनाने में, और उसमें फिर नमक ना हो तो फिर और कुछ कर भी नहीं सकते। नहीं, अब उसमें नमक ठीक है। बिल्कुल मेरे ख्याल से काली मिर्च भी। लिटिल बिट मोर काली मिर्च। ओके। और अगर आप इसमें इवेंचुअली चीज़ डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा उसके बीच में डालनी पड़ेगी चीज़। ये नहीं आप इसी में मिक्स कर जी। देंगे तो वो ज़रा प्रॉब्लमेटिक हो वो जाता फिर है। ooze आउट कर देती है तो वो फ्राइंग के टाइम पे। फ्लैट सा आपने बनाया, उसके अंदर चीज़ का पीस डाला और उसको Yes. वो कर दिया। बस आदि डन। यस, अब इनको बनाना कैसे है? अब इनको सिंपली लेके आपने इसकी शेप दे दी अच्छी सी बॉल। एक दफ़ा प्रेस डाउन मैं ज़रूर कर लेती हूँ ताकि वो थोड़ा अच्छा सा कॉम्पैक्टली बॉल बन जाए, खुलने का इसमें डर ना हो। फिर हम इसको एग वॉश में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में एग और वॉश में फ्राई मैंने थोड़ा करेंगे। सॉल्ट डाल दिया है, ओके। क्योंकि होता ये है कि व्हेन यू डू द एग वॉश और वो बिल्कुल फ्लेवरलेस हो तो वो थोड़ा सा उसमें ये हमने इसमें एग वॉश में कोट कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको सिंपली डाल देंगे अपने ब्रेड क्रम्स में। सही हो गया। दैट्स इट। मैं एक और बनाती हूँ साथ साथ। इसको डबल डबल करना है कि ये भी सिंगल? नहीं, ये सिंगल ही होगा, ये सिंगल ही होगा। अच्छा, कुछ लोग इसको विदाउट ब्रेड क्रम्स भी फ्राई कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रेफरेंस। तो आप इसको एज इट इज़ भी फ्राई कर सकते हैं, बट क्रिस्पी कोटिंग मुझे तो लगता है कि ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा मज़े की लगती है। तो बिल्कुल इसको सही। इसलिए आप एग वॉश में कोट करके फिर इसको ब्रेड क्रम्स में करके फ्राई करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा इसका। बिल्कुल। सो आई मीन यू नो इट्स अप टू यू हाउ यू डिसाइड टू गो अबाउट इट। Yes. और इसके साथ कौन सी सॉस? वही सॉस, जी जी, पेरी पेरी सॉस आप बना लें। साथ में आपके घर में तो चिली गार्लिक सॉस अक्सर लोगों के पास होता ही है। यस। साथ साथ आप बातें करते करते आप लोगों से हम ये बना रहे Ready हैं। होगी सिर्फ एक recipes। चीज़ है कि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि इनके ऊपर इनको आपने हिलाना नहीं है अंटिल वो ज़रा हाँ। एक साइड कुक ना हो जाए, अक्सर लोगों के पोटैटो बॉल्स भी टूट जाते हैं फ्राई करते हुए, क्योंकि हिलाते रहते हैं हिलाते रहते हैं, और आई थिंक उसको प्रेस डाउन भी नहीं ठीक से करते, तो इसलिए भी वो टूट जाते क्योंकि हैं। आप गैप छोड़ देते हो तो वो फिर इशू आ जाता है। यस, सो आप आपने इसको प्रेस डाउन जरूर करना है। प्रेस डाउन ज़रूर करें। कोटिंग अगर कर देंगे तो ज़्यादा मज़े की है, बट ऑब्वियसली देयर आर सम पीपल दैट डोंट लाइक टू डू अ कोटिंग, वो यस, भी वो ठीक एज है। इट इज कर लें फ्राई, नो इश्यूज एट और ऑल। क्योंकि ये कुक्ड चीज़ है तो इसलिए इसको इतना ओवर कुक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यस, बस इसका गोल्डन कलर आ जाए तो दे आर रेडी। And if you put cheese inside, then they become potato cheese balls. Yes. And you're good. So the fact is, quick झटपट recipes अगर हम बनाएं तो उसका बेनिफिट ये रहता है कि स्नैक के तौर पे भी यूटिलाइज हो बिल्कुल। सकती हैं ये चीज़ें।
अदरवाइज दे कैन ऑल्सो बी हैड, दे कैन बी फ्रोजन ऑल्सो। यस, चाय पे अक्सर लोग चाहते हैं कि बिल्कुल। इस किस्म की चीज़ें वो इंजॉय करें। देर आर पीपल जो चाय पीते ही पीते हैं, मतलब विद जी, स्नैक्स। with snacks। कुछ लोग होते हैं जो चाय जो है वो खाली प्लेन पीते हैं। देर आर पीपल जो चाय प्रॉपर। Yes. And then there are people who order stuff from outside for teas. और कुछ लोग हैं उनको पसंद होता है कि घर पे सब कुछ बनाया जाए। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपने भी एक बात की थी कुछ देर जी। पहले कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने आप को टाइम दूं। Yes. तो अपने आप को और अपनी फैमिली को फिर कैसे टाइम दे रही हो पिछले महीने में? ऐसे टाइम दे रही हूँ कि पहले ये होता था कि कुछ एक्सपेक्टेशंस की वजह से आप अपने आप का टाइम जो है वो मिनिमाइज़ कर लेते हो या ख़त्म ही कर देते हो, और दूसरों को प्लीज़ करने के लिए मतलब उनके हाथ में रिमोट दे देते हैं और उनके काम करने लग जाते हैं। तो जो टाइम आप अपने बच्चों को या अपने आप को दे सकते थे या अपने हस्बैंड को दे सकते थे वो आपने नहीं दिया, बिल्कुल। बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट अदर्स। तो मैंने इस बार ये क्योंकि सोचा है, दूसरे उम्मीद लगा के बैठे होते दूसरे उम्मीद हैं, लगा बट वो के बैठे होते उम्मीदें हैं। हमारी मिस्टेक होती हैं। पूछो कैसे? क्योंकि हमने पहले उनको दिया होता है, ये मतलब हम उनके लिए कर लेते हैं चीज़ें। पता है, शादियां होती हैं लड़कियों की तो सबसे पहले उनको कहा होता है बेटा जाके ना खिदमत करनी है, बेटा जाके खिदमत करनी है। जरूर करें, लेकिन उतनी करें जितनी आप मैनेज कर सकते हैं। हम अपनी जो हमारी हिम्मत है उससे 1000 गुना ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके लोगों के लिए चीजें करते हैं। सास के लिए, नंद के लिए मोहब्बत होती है, वो प्यार होता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये होता है। ये लीजिए जी, आपके पोटैटो बॉल्स भी रेडी हो गए, बिल्कुल दोनों चीज़ें तैयार। सो द पॉइंट इज क्विक एंड इजी रेसिपीज। बट हम लोगों के साथ, अब देखिए, अगर एक बच्ची की शादी है, आप उसे ये जरूर कहें कि बेटा आपने आउट ऑफ द वे, आपने एफर्ट करना है, ये करना है, वो करना है, बट आउट ऑफ द वे नहीं जाना। क्योंकि जब आप आउट ऑफ द वे जाते हैं तो आप अपने आप को भी तंग करते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी तंग करते हैं, बिकॉज इवेंचुअली वो चीज़ आपके लिए मोर प्रॉब्लमेटिक बन जाती है और उस पर आप पूरा नहीं उतर पाते। मेरा प्रॉब्लम ये था, दिन में 24 घंटे हैं। यस, 25 घंटे नहीं होंगे, 23 घंटे नहीं होंगे। True that. उन 24 घंटों में आपने जो अपने काम करने हैं वो आपने करने हैं। अब आप अगर अपने आप को पुश करेंगे और अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे तो इग्नोर सिर्फ एक बंदा होगा और वो आपकी अपनी जात होगी। True. या आपके बच्चे या हस्बैंड या पेरेंट्स। yes. क्योंकि सबसे करीबी लोगों को हम सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जबकि वो सबसे अहम लोग हम ये कहते हैं वो समझ जाएंगे, कोई बात नहीं। बट समझ तो हर कोई हर चीज जाता ही है व्यूअर्स, लेकिन क्यों हम लोगों को इस पोजीशन में डालते हैं जहाँ पे उनको समझना पड़ता है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आईज एंड आई साइट की बात करेंगे और भैंगापन जिसे हम कहते हैं, उसका अंग्रेजी का वर्ड बड़ा ही मुश्किल है, हम उस पर बात करेंगे कि जो क्रॉस आइड होते हैं बच्चे पैदा होते हैं या कुछ लोग होते हैं उनकी आंखें ज़रा क्रॉस होती हैं, जिनको अगेन भैंगापन बड़ा बुरा वर्ड है, बट जिसको अंग्रेजी में क्रॉस आइड भी कहते हैं, वो क्रॉस आइड है और लोग उसको ठीक नहीं कराते। वक्त के साथ वो बिगड़ता चला जाता है। तो कैसे राइट एज पे इसको रोके? बिकॉज बाय द वे व्यूअर्स, ज्यादातर बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो थोड़े क्रॉस आइड होते हैं। उनकी विजन को ठीक करना और स्टेबलाइज करना आपको पीडियाट्रिशियन भी सिखाता है और आगे से आंखों का डॉक्टर भी सिखाता है। तो आज हम इस चीज से रिलेटेड बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि आज हम आई साइट की बात करेंगे और अगेन बहुत बुरी टर्म है भैंगापन, बट या कहता है कि फलां भैंगा है, बट सबसे ज़्यादा यही टर्म यूज़ की जाती है जिसको अंग्रेजी में हम क्रॉस आइड भी कहते हैं कभी कभी। सो आज हमें ज्वाइन किया है हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेमोलॉजी एट फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जुगैन, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग जी। हम बात भैंगेपन की कर रहे हैं और आप मुस्कुराए ऐसे रहे हैं कि जैसे पता नहीं हम मिठाई टॉफियों की गप लगाने लगे। ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये जो आपने बात शुरू की है ना, ये कॉस्मिसिस के अंदर आती है। बच्चे का या किसी बंदे का अगर किसी को भैंगापन हो तो उसका कॉन्फिडेंस सारे का सारा शटर हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम भी है, ये अब जाके लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, वरना पहले अगर महंगापन होता था तो उसको कहा जाता था हाँ थोड़ी जी महंगी है। मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं थोड़ा सा मैं कर रहा था बिकॉज आपने जो बात की महंगापन की और इसकी, ये एक इग्नोर्ड सब्जेक्ट था और लोग क्या करते थे उसको अपने सर के साथ
टिल्ट करके ना उसको बैलेंस कर लेते थे। यानी कि सपोज एक बंदे की आंख बाहर जा रही है तो कंपनसेटेड हेड टिल्ट के साथ वो सारी उम्र गुजार देते थे। उनकी एक आंख से उनको नजर नहीं आ रहा था, वो बैलेंस नहीं होता था, लेकिन वो अपने अपने हाथ से हेड को और इस तरह पोस्टर को टिल्ट करके। लेकिन ये चीज कौन सी को जाके जिंदगी में आगे शुरू होती है? शुरू ये तो अर्ली स्टेज में होती है, पैदाइश पे भी अक्सर लोगों को होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको उस वक्त एडजस्ट नहीं करते जिस वक्त तक होश आता है, उस वक्त तक मामला खराब हो चुका होता है। मुझे शुरू से बात स्टार्ट करने दें। आंखों का कोई मसला है, आई साइट का प्रॉब्लम है, ये किस स्टेज पे पता चलता है? क्योंकि पैदाइश पे तो आपको पता है एक गायनेकोलॉजिस्ट खातून को देख रही होती है, बच्चा पैदा हो गया, गायनेकोलॉजिस्ट ने अपना काम मुका दिया, अब आ गया पीडियाट्रिशियन, बच्चों का जो डॉक्टर है। बिल्कुल ठीक। आंखों का डॉक्टर तो दूर दूर तक कहीं नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने इसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट शेयर की हैं। एक तो ये कि अगर बच्चा पैदा होता है और पैदाइश के बाद अगर उसकी आंख का चेकअप या मुआयना ना हो तो, और आपने एज अ पेरेंट आपने बच्चे को क्या देखना है जब बच्चा पैदा होता है। देखें, अगर आपका बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ है, अगर खुदा न खास्ता पैदाइश के दौरान उसकी मदर को कोई इन्फेक्शन थी जिससे वो चाइल्ड को इन्फेक्शन हो गई, या कोई ऐसी डिलेड लेबर होगी जिसमें उसको खींचना और ज़्यादा टाइम उसको लगा डिलीवर होने के अंदर, इन सारी बातों के अंदर हमारे पास एक लाजमी चेकअप हम पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के साथ, न्यूनेटल डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और कि जी आपने एक लाजमी कॉल चेक करवानी है जिसमें कंफर्म करना है कि बच्चे की आंखों की हेल्थ बिल्कुल ठीक है। उसमें होता क्या है, सपोज एक बच्चा डिलेड लेबर के साथ गुजर के पैदा हुआ है तो उसमें उसकी एट टाइम्स नर्व पॉलिसी यानी कि पैदाइशी तौर पे नर्व डैमेज हो चुकी होती है कोई ना कोई, ठीक है, एक बात। दूसरे नंबर पे अगर खुदा न खासा बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ है, प्रीमेच्योर बर्थ के साथ सबसे बड़ा इशू ये होता है कि बच्चे को आप इंक्यूबेशन में रखते हैं, ऑक्सीजन में रखते हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन। सो ये पब्लिक मैसेज है, तमाम बच्चे जो पैदा होते हैं 1500 ग्राम से नीचे, यानी कि 1.2 किलोग्राम या 1200 ग्राम से कम बच्चे 7 माह से पहले और ऑक्सीजन टेंट 100% ऑक्सीजन में जो एक्सपोज होते हैं, दे मस्ट बी स्क्रीन फॉर ROP। ROP स्टैंड्स फॉर रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, यानी कि पैदाइशी तौर पे वो बच्चे ब्लाइंड हो सकते हैं 3 से 4 महीने के अंदर अंदर अगर उनको एग्जामिनेशन करके प्रॉपर चेकअप ना हुआ, और उसके बाद हम पूरा जोर लगा कर भी उसकी नज़र को उस तरह वापस बेहाल नहीं कर सकते। सो पब्लिक मैसेजेस कि तमाम बच्चे जो पैदाइशी तौर के ऊपर अर्ली चाइल्ड बर्थ होती है और प्री मैच्योर पैदा होते हैं, उनका लाजमी पर्दे का एग्जामिनेशन होता है। ये माँ बाप के लिए भी है, लेकिन एट टाइम्स क्या होता है कि बच्चा ठीक हो जाता है, उसकी जान का मसला होता है, उसको मतलब हाई फ्लो ऑक्सीजन लगी होती है, तो डॉक्टर्स उनको ज़्यादा कंसर्न होता है कि किस तरह इसकी जान, एक दफ़ा जान बच के माशाल्लाह बच्चा वापस घर आ जाता है तो उसके बाद लाजमी काम होता है दैट यू हैव टू गेट देम स्क्रीन्ड आउट फॉर ROP। अदरवाइज उनके बच्चों की स्क्रीनिंग होती क्या है? यस, उसमें मैडम एक खास किस्म की ड्रॉप्स डाल के हम उनका रेटिना चेक करते हैं। उसके रेटिना के अंदर न्यू वेसल्स ग्रो करके उसके रेटिना को डिटैच कर सकती हैं और एक बिल्कुल हेल्दी बच्चा सारी उम्र के लिए ब्लाइंड हो सकता है। और ये बड़ी दफ़ा आपने देखा है कि बच्चा बिल्कुल ठीक था और एकदम से पता चला कि उसको बिल्कुल ही नहीं नजर आता, ब्लाइंड हो चुका है, जबकि वो पहले में नहीं था। एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, वो पहले हमारे प्रोग्राम पे बड़े लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा जो देख नहीं पाते और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल बिनाई ठीक थी 5-6 साल की उम्र तक, फिर एकदम से ठीक है। ये तो चलिए 5-6 साल हो गए ना, इसमें हर डे के ऊपर, यानी कि बच्चा अगर ऑक्सीजन टेंट से बाहर आया है और 1 महीना या 15 दिन इंक्यूबेशन में रहा है, इंक्यूबेटर के अंदर आया जिसमें उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन मिलती रही है, उसकी वजह से जोगन कैन यू इमेजिन विद इन 2 वीक्स आई हैव सीन पेशेंट्स जो टोटल उनका रेटिना जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब आप देखें ना कि इतना छोटा बच्चा आपको कैसे नहीं बताएगा? एग्जैक्टली। अब इतना छोटा बच्चा, वही तो बात है, 90% जो बचपन में बच्चों के प्रॉब्लम्स और मेडिकल मसाइल हो जाते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि बच्चा बता नहीं सका, हाँ। माँ बाप को समझ नहीं आया, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं जिनका पहली दफा बच्चा हो रहा होता है, उनको नहीं आइडिया होता उसमें। अब आपने क्या कर सकते हैं, जो माँ बाप बीइंग अ सपोज मैं, तो उसमें आप मोबाइल में टॉर्च तो हर एक के पास होती है ना, मोबाइल टॉर्च एंड ऑल, आपने टॉर्च के साथ बच्चे की मुंह के ऊपर आपने रोशनी डालनी है और देखना है कि बच्चा उस टॉर्च को फॉलो करता है कि नहीं। जो बच्चा पैदाइशी तौर पे जिसकी नज़र ठीक होगी वो टॉर्च को फॉलो करेगा, लाइट को फॉलो करेगा, या कोई लाल ऑब्जेक्ट अगर आप लें। देखिए वो टॉर्च सबसे आसान है कि टॉर्च नहीं है तो फिर आपके पास मोबाइल की में तो होती है ना। भाई देखे ना व्यूअर्स, ऐसे करके आपने अपने फोन के अंदर टॉर्च को ऑन किया और बच्चे के ऊपर आपने ऐसे करके उसके पास बिल्कुल एक कॉर्नर तक आप लेके जाएं,
फिर आप उसको ऐसे करके ऐसे लेके जाएं, The बच्चे child की आय is को going फॉलो to करना follow the चाहिए। light. The child is going to follow the light. ये एक बिल्कुल क्रूड मेथड है जिससे मैं एक मतलब फार फ्लंग में भी बैठा है ना बच्चा, तो वो गाँव उसको देहात कहीं पे भी आप तो हैं। वो इस बात को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद द चाइल्ड, जिसमें उसकी फिक्सेशन, अब उसमें 2-3 बातें पता चलेंगी। वो कहेंगे जी डॉक्टर साहब ये तो लाइट को नहीं देखता बल्कि इसकी आंखें दाएं बाएं चली जाती हैं या इसकी आंखें ठहरती नहीं है। इन दोनों हालात के अंदर ये इमरजेंसी है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये तो शुरू की बात आ गई, बच्चों को आंखों के डॉक्टर के पास लेके कब जाना चाहिए? पहली दफा True. हम तो सिर्फ तब लेके जाते हैं जब जरूरत पड़ती है, लेकिन जरूरत भी है कैसे पता चले? यस, देखिए जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर बच्चे की आईसाइट कमजोर है, आप हाँ। किस तरह गेज करें? आप लोग कहते थे कि मोबाइल्स और फोन का नहीं, फोनों का नहीं, टीवी का कम इस्तेमाल करें, बच्चे करीब जा जाके टीवी देखते हैं। अब तो मोबाइल बच्चा ऐसे मुंह में लेके बैठा होता है, अब क्या करें? आपकी बात बिल्कुल ठीक। एक बच्चा अगर मोबाइल बहुत ज़्यादा करीब लेके जाता है या हर वक्त मोबाइल के साथ ही लगा रहता है, तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट क्लू है। स्कूल जाने से पहले देखिए, स्कूल के अंदर तो टीचर बता देंगी या बच्चा खुद भी इतना समझदार हो ही जाता है कि पापा मुझे बोर्ड नज़र नहीं आ रहा लेकिन ज़्यादातर काम क्या होता है, स्कूल टीचर आइडेंटिफाई कर देती हैं आपको। और कौन सी क्लास की बात कर रहा हूँ, प्रेप की क्लास की बात कर रहा हूँ, प्रेप में या नर्सरी के अंदर पता चले। दूसरा, एक आईसाइट वो भी तो होती है ना, देखिए डॉक्टर साहब, जो इतनी कमजोर नहीं होती। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? 0.5 0.75 शुरू का स्टेज, उसमें आपको पता है बच्चा जरा सा स्क्विंट करके देखता है या देख लेता है। हाँ। अब मेरी भी 0.5 और 0.75 है, आपको पता है दोनों आईज का मेरा है। अब देख तो मैं सकती हूँ, हल्का सा ब्लरी है, हल्का सा ब्लरी, तो बच्चे को तो आदत पड़ जाती है उसकी। देखिए, जो बच्चा अगर किसी बच्चे की नंबर 0.5 है या 0.5 का मतलब एक नंबर का भी आधा नंबर, ठीक है, ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर अगर उनको सर में दर्द या कोई ऐसी कंप्लेन नहीं करते तो उनको लाजमी नहीं है, उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना, उनको ऑब्जर्व करके विटामिन्स, उनकी डाइट को बेहतर करके उस चीज़ को हम कंपनसेट कर सकते हैं, स्मॉल स्क्रीन्स को कम कर सकते हैं। देखिए 0.5 अगर उसने जेनेटिकली एक्वायर किया यानी कि उसके वालिदैन की तरफ से आया है तो वो 5 नंबर तक पहुँच जाएगा अगर उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज ना किया गया। प्रॉपर तरीके से मैनेज क्या किया, उसकी डाइट के लिए उसको सप्लीमेंटेशन वगैरह प्रॉपर डाइट उसकी ना रखी गई या उसको स्क्रीन ज़्यादा इस्तेमाल करने दी। आंखों का डाइट से क्या ताल्लुक है? विटामिन ए सपोर्टिव थेरेपी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल मौसम भी ऐसा है जिसमें आपके गाजर और हलवा, ये सारी चीज़ें, बिकॉज आप बच्चों को पराठा, विटामिन ए और डी, गाजर का हलवा, विटामिन ए, ये चीज़ें बच्चों को लाजमी हम मेक श्योर करते हैं पेरेंट्स को जाने से पहले कि आपने ये चीज़ें बच्चों को एज अ फूड सप्लीमेंट के तौर पर देने हैं ताकि उनकी नरिशमेंट बेहतर हो, उनके मसल स्ट्रांग हो, रेटिना बेहतर हो। आंखों के लिए क्या डाइट अच्छी है, इस पे ना कभी हम बात करते हैं और ना ही खुराक की बात करते हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ट्रू। देखें, आंखों के अंदर आपका मैनिक्योर पेडिक्योर की टेंशन है कि हाथ पांव प्यारे लगे, लेकिन आंखें, बिल्कुल ट्रू, जो आपकी एक मेजर सेंस है, ट्रू, उसकी खुराक क्या है, उसकी किसी को टेंशन नहीं। ये आपकी बात बहुत अच्छी है। इस फोरम से हम आपकी भी पब्लिक मैसेज दे देते हैं। जो बीटा कैरोटीन कैरेट्स है ना, वो सारी की सारी प्योर है, रिच सोर्स है विटामिन ए का। तमाम विजुअल साइकिल, रेटिना के अंदर जितने कोएंजाइम्स, जो कुछ चल रहा है उसके अंदर विटामिन ए की फैक्टर के तौर पे काम करता है। सो यू नीड कैरेट्स, कैरेट पाइज, कैरेट जूसेस, आप उसको ऑरेंज के साथ मिक्स करके, देसी घी के अंदर जिस तरह विटामिन ए और डी रिच सोर्स होता है, दीज आर ऑल एक्सीलेंट सोर्सेज। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जिसमें विटामिन के वगैरह होता है, सो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स अलॉन्ग विद विटामिन ए इन फॉर्म ऑफ कैरेट्स और देसी घी, I'm stressing it again because it has got the pure form of vitamin A and D. So vitamin A is the key for kids जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं। अब देखो जुगन, ये तो बात आपने कर दी ना कि जी नज़र कमज़ोर थी। एक बच्चा है जिसकी नज़र 2 साल का है या 1 साल का, अभी बात भी नहीं कर सकता, अभी 1 साल का बच्चा है और बात भी नहीं कर सकता, और आपको पता कैसे चलेगा कि उसकी नज़र कमज़ोर है? उसमें जो पहला साइन आएगा उसकी बच्चों की नज़र टेढ़ी होना शुरू हो जाएगी। सो क्रॉसिंग ऑफ आइज, जो भैंगापन है, जो आज का टॉपिक है हमारा, क्रॉसिंग ऑफ आइज में नजर की कमजोरी इज द नंबर 1 फैक्टर। अच्छा, लेकिन अगेन आई विल कम टू दैट इन अ सेकंड। मुझे ये बता दें कि किस एज पे आंखों के, जिस तरह डेंटिस्ट पे कहते हैं कि बच्चे का जब पहला दांत दूध का आना शुरू हो जाए तो आप उसको दांतों के डॉक्टर पे ले जाएं। अब जिस तरह हसन 8 साल का है, नूर 4 साल की है, वो तो कभी किसी आंखों के डॉक्टर के पास नहीं गए। किस एज पे एहतियातन, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक है। तो अगर कोई खदशा है या कोई होने का इश्यू भी है तो वो आपको पता चल जाएगा।
तो कौन सी एज पे आंखों के डॉक्टर के पास आप बच्चों को एक दफा ले जाके चेक करा लें? परफेक्ट। फिर शायद सारी जिंदगी ना जाना पड़े। बिल्कुल, वो खुद ही आपको कह देंगे कि जी आपको आपका फॉलोअप जो है ना वो ओपन है, ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले अगर बच्चा, मैं पैदाइश से बात शुरू करता हूँ, अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है और लाइट को फॉलो नहीं कर रहा, या पैदाइश के तौर पे लेट उसका हुआ या अर्ली प्रीमेच्योर में हो गया, फौरी तौर पे आपने आई के डॉक्टर को दिखाना है। ये पहली बर्थ माइलस्टोन के अंदर है। दूसरा, आपका बच्चा जब स्कूल जाने से पहले, ये एक पार्ट है, हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। हम लोगों को बहुत सारे गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ट्रस्ट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें स्कूल के अंदर स्क्रीनिंग करवाते हैं। स्क्रीनिंग से मुराद ये है कि बच्चे घर से अपनी तरफ से ठीक आए होते हैं, यानी कि स्कूल जाने से पहले, ठीक है। जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑन द सेफर साइड यू गो एंड गेट योरसेल्फ। वो तमाम पेरेंट्स माँ और बाप जो ऐनक लगाते हैं, उनके बच्चों को 3.5 से 4 साल के बाद रूटीन में चेक लाजमी होना चाहिए। अब माँ और बाप दोनों ऐनक लगाते हैं, उनके बच्चे को कोई मसला नहीं है, वो बच्चे की आंखें सीधी हैं और वो घर में खेलता है, ठीक करता है, स्कूल भी जाता है, लेकिन उसको लाजमी 3.5-4 साल जब वो स्कूल जाना शुरू होगा तो उसको स्क्रीन आउट लाजमी, स्क्रीन से मुराद होगा, डॉक्टर देखेगा, असेस करेगा और बता देगा कि इसको ग्लासेस लगेंगे या नहीं लगेंगे। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ग्लासेस ना लगें, लेकिन आपकी स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि इस बात को कंफर्म कर दिया जाए कि येस द चाइल्ड इज़ गोइंग टू हैव ग्लासेस, ताकि ये ना हो कि जब आपको नंबर लगे तो 5-6 पे पहुंचाओ, आप 1 या 2 पे उसको पकड़ लें। बाहर के ममालिक में डॉक्टर साहब, मैं यही पढ़ रही थी कि बाहर के ममालिक में बच्चों को आई डॉक्टर के पास बहुत छोटी एज पे ले जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं लेके जाते। यही मैं बता रहा हूँ ना, अभी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, ये जिस आपको मैं बता आपको रहा ये हूँ। कह रही हूँ ना, आप वो तो लिया, बिकॉज मैं यही पढ़ रही हूँ अभी कि हमारे बाहर के ममालिक में लोग बच्चे को ले जाते हैं। यही मैं बता रहा हूँ ना, चाइना के फर्क असूल है, जापान के अलग असूल है, एशियन कंट्रीज को ही देख लें, अमेरिका कनाडा तो एक मुख्तलिफ बात है ना। वहाँ पे तो जैसे इंग्लैंड में NHS आप जब बच्चा पैदा करते हैं अस्पताल में, वो सारा स्क्रीन होगा, तो वो सारा कुछ ही स्क्रीन कर लेते हैं। हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियन आता है, बेसिक्स चेक करता है, और अगर कोई बच्चा प्रीमेच्योर या कुछ हो तो उसकी फिर सारे ही डॉक्टर्स उससे रिलेटेड उसको चेक कर लेते हैं। ट्रू, यही मैं आपको जुगन बता रहा हूँ कि देखें, ये अब प्रोग्राम्स शुरू हो चुके हैं, और ट्रस्ट हॉस्पिटल्स और जो ट्रस्ट जो हमारे बने हुए हैं, सरकारी ट्रस्ट भी बने हुए हैं, वो डॉक्टर्स की जो मतलब ऑप्टोमेट्रिस्ट की जो टीम होती है, डॉक्टर नहीं ऑप्टोमेट्रिस्ट जो हमारे एलाइड साइंसेज के काम होते हैं, दे रेफर ऑल दोज ऑप्टोमेट्रिस्ट, और उनकी टारगेट ये होता है कि ये तो पीडियाट्रिशियन को पार्ट है ROP को आइडेंटिफाई करना। ROP इज़ अ किलिंग थिंग, उसमें बच्चे की नज़र जा सकती है, सारी उम्र के लिए ब्लाइंड हो सकता है। कि प्री मैच्योर बच्चा पैदा हुआ और ऑक्सीजन में चला गया और आपने आंखों वाले को नहीं दिखाया, वो क्रिमिनल एक्ट है, दैट्स अ क्रिमिनल एक्ट, आप मिस नहीं कर सकते उसको, ठीक है। उसके बाद फिर स्कूल जा रहा है बच्चा, और स्कूल जाने से पहले स्क्रीन नहीं हुआ, ये भी आपने मिस कर दिया, दैट इज़ नॉट ओके। तीसरे नंबर के ऊपर बच्चा जो है, पेरेंट्स दोनों वालिदैन ऐनक लगाते हैं और वो आपने बच्चे को स्क्रीन नहीं किया। सो ये 3 बड़े मेजर सब्जेक्ट्स हैं। देखिए ना, मैं ग्लासेस लगाती हूँ दूर की, बट मेरी आपको पता है बहुत बिल्कुल, है। अब फैसल की आईसाइट फैसल ज्यादा की, खराब है, हाँ, स्टिग्मेटिज्म भी आंख में, बिल्कुल। तो टेक्निकली अब आई थिंक हसन और नूर को दोनों को मुझे आपके पास ले आना चाहिए, बिल्कुल, ताकि आपको एक दफा आप उनको देख लें। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, यहाँ पे ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अब मैं फोकस करना चाहती हूँ भैंगापन पे, क्योंकि मेरी अपनी अम्मी थोड़ी सी क्रॉस साइड है। जब छोटी थी उनकी आई साइट बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, आई साइट को ठीक करने में सब लगे रहे, वो क्रॉस साइट जो मामला था उसको इतना नहीं, अब बहुत बेहतर है, मतलब इतना नहीं पता चलता, लेकिन जब वो ग्लासेस उतारती हैं तो आपको नजर आता है कि थोड़ी सी उनकी आईज ऑफ जा रही हैं। हम तो छेड़ते भी हैं कि मामा आप किधर देख रही हैं, हाँ मैं इधर हूँ, और इट हैपेंस विद एग्जीक्यूटिव्स इवन। बट देखिए ना, मजाक अपनी जगह, बट एक्चुअली इट्स नॉट फनी। जिसके आई बॉल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखिए कितनी दफा जब हम खूबसूरती की बात करते हैं तो नजरों की बात करते हैं, so, जहाँ किसी के बाल गिर जाए वो एक प्रॉब्लम है। ये तो आपकी ना सिर्फ विजुअली आपको खराब कर रही है चीज, आपकी एक एस्थेटिक को भी खराब कर रही है। यस, कॉस्मेटिक ब्लेमिश है ये। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि जिनके बच्चे, एक तो घर पे किस तरह इस चीज को मैनेज किया जा सकता है जो बड़े माइनर लेवल पे है, और उसके अलावा इसका इलाज क्या है। कुछ लोगों में भैंगापन आ जाता है और आंख भी एक बंद हो जाती है, इस पे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेमोलॉजी एट फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, अभी हमने आई साइट की बात की, बड़े बेसिक लेवल की, एंड ऑनेस्टली इस किस्म की गुफ्तगू कभी हमने शो पे पहले की नहीं थी, इतने साल से कर रही हूँ प्रोग्राम, कि भाई किस स्टेज पे बच्चे की आंखें चेक कराएं, क्या करें, पता ही नहीं होता। ट्रू,
और पता इसी तरह चलता है कि बच्चा ऐसे करके देख, कुछ बच्चे होते हैं वो एडजस्ट कर जाते हैं, वो अडेप्टिव होते हैं, वो नहीं आपको पता चलता, आगे जाके पता चलता है कि कोई ऐसी चीज थी जो बड़ी जल्दी रिजॉल्व हो और जो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होता है। क्रॉस साइड, जैसे कि व्यूअर्स कुछ लोग होते हैं जो इस तरह करके जिनके आई बॉल अंदर की तरफ जा रहा होता है, कुछ का एक तरफ जा रहा होता है, कुछ के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे होते हैं, यहाँ पे अंदर की तरफ आई बॉल आया होता है और आप लेफ्ट और राइट। ये क्यों होता है? सबसे पहले तो बताएं ये होता क्यों है? गुड जुगन, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैबिस्मस, जिसे भेंगापन या स्क्विंट कहते हैं। इसकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं। एक होती है अकोमोडेटिव, नॉन अकोमोडेटिव, कहने अब ये टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन आपके लिए समझाने के लिए वो तमाम भेंगेपन जो ऐनक के साथ सीधे हो जाए, जो तमाम, अब एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसकी आंखें टेढ़ी हुई अंदर गई हुई हैं। अब जिसकी आंखें दोनों अंदर गई हुई हैं, मुझे पता है इसको +2 या +4 के साथ इसको न्यूट्रल कर देना है। जब +2 +4 उसको लगाएंगे उसकी आंख सीधी हो जाएगी। वो भेंगापन जो ऐनक के साथ सीधा हो जाए उसकी सर्जरी नहीं की जाती। जिस तरह आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि मेरी वालदा है, उनकी हम जब ऐनक उतारते हैं तो वो आंखें ऐसी चली जाती हैं, कम हो जाती है। हाँ। वो बचपन में उनकी आंखें द मोमेंट ऐनक उतारते होंगे तो वो ऐसे चली जाती थी। यू सी, मामा की आईसाइट इतनी कमजोर थी कि जब वो छोटी थी तो उनको लीगली ब्लाइंड डॉक्टर ने कहा, क्योंकि उनकी इतने ऊंचा नंबर था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि एडवांसमेंट के साथ ट्रीटमेंट्स करा के सारा कुछ करके मामा बहुत बेहतर देखती है, लेकिन एक रेगुलर बंदे की तरह नहीं, ऐनक के साथ भी नहीं देख पाती। यही बता रहा हूँ कि जब वो, उसकी वजह क्या होती है कि एक तो है कि आंख सीधी होगी, फिर एक टाइम होता है कि बहुत लेट पता चलता है एक बच्चे को। आपने उसको इग्नोर किया, बच्चों को देखा नहीं कि ये ठीक है, कोई मसला नहीं दिखाया उसको। होता क्या है, एक आंख उसमें वो लेजी आई हो जाती है। लेजी आई, ठीक है। अब वो लेजी आई जब डेवलप होती है उसे हम अपनी जुबान में कहते हैं एम्ब्लायोपिया। उसमें हम जब रेटिना देखते हैं, उसका डिस्क देखते हैं, कॉर्निया देखते हैं, मैकुला देखते हैं, वो सब ठीक होता है, लेकिन पेशेंट को नज़र नहीं आ रहा होता। वो इसी तरह ही है जिस तरह आप राइट हैंड से बड़ा अच्छा लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड से लिख नहीं सकते, दोनों हाथ तो सेम है, लेकिन वन इज़ एडेप्टिव। इसी तरह एक आई एडेप्टिव हो जाती है, वो इतनी एडेप्टिव हो जाती है कि वो उसी से देख रही होती है और दूसरी आंख से उसको। जिस तरह जो लोग एक गुर्दे के साथ पैदा होते हैं नेचुरली, उनका एक गुर्दा दोनों गुर्दों का काम करता है। अब इसमें इसको मैनेज, ये देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बाहर। अब एक बच्चा अगर आपको वक्त पे चेक ना हुआ तो वो सारी उम्र के लिए उस आंख उसकी लेजी हो जाएगी, वो प्रोग्रेस ही नहीं करेगी, वो डेवलप ही नहीं होगी। इसलिए 10 साल से पहले ये पब्लिक मैसेज है, तमाम बच्चे जिनकी आंखें क्रॉस करती हैं, विदायशी मोतिया होता है, या उनकी आंखें टेढ़ी नहीं और उसके बाद उनको ग्लासेस लगते हैं, उनके पास 10 साल से पहले कोशिश करके 100% रिकवरी हो सकती है। 100% रिकवरी। अच्छा, हमारे एक जानने वाले, उनकी बेटी जो है, एक तो उसकी आंखें क्रॉस भी हैं और एक आंख बंद है, आधी बंद है, मतलब वो ऐसे करके ड्रूप करके ना ऐसे हाँ, है। हाँ। ये क्या होता है? देखिए, और वो जब भी उसे कहे सर्जरी तो कहते हैं अभी डॉक्टर ने कहा वेट करें, अभी डॉक्टर ने कहा वेट करें। अब देखें उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, 9-10 साल की होने वाली है। एग्जैक्टली। देखें अब जब वो ड्रूप करती है ना, बेसिकली अगर ड्रूप के साथ उसकी नज़र कमज़ोर है तो ये एक अर्ली सर्जिकल इंडिकेशन है, यानी कि एक बच्चे की नज़र ड्रूप कर रही है ना, आंख छोटी आपको लगती होगी कि वो आंख उसकी छोटी है, वो आंख छोटी नहीं, ऊपर से मसल है उसका वीक है। अगर वो जॉ विंगिंग के साथ है तो उसकी भी एक ट्रीटमेंट है जिसमें सर्जिकली ऊपर से मसल्स को रिमूव करके उसकी आंख ऊपर लेके जाया जाता है। लेकिन अगेन अगर उसकी नज़र कमज़ोर है तो ये इमरजेंसी, बिकॉज अगर एक ख़ास स्टेज से आगे चली जाएगी तो उसकी वो नज़र दोबारा डेवलप होना बहुत मुश्किल है। ठीक है। सो उन तमाम बच्चों में उसमें अब तरीकाकार क्या है, उस बच्चे का जिसकी एक आंख अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, क्रॉस हो रही है, उसको ग्लासेस दें पहले एक्यूरेट नंबर के, वो प्रॉपर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाए, सही ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को, जिसको कंफर्म करे कि इसका इतना नंबर है, और उसके बाद उस नंबर को लगाने के बाद उसकी आंखें सीधी होगी। अगर उसकी आंखें सीधी हो गई हैं तो उसके बाद हर 3 से 6 माह बाद उसको चेक करवाए, साल में कम से कम 3 से 4 दफ़ा चेक हो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका नंबर, जैसे वो कद बढ़ता जाएगा, उसकी मसल्स में ताकत आती जाएगी, वो नंबर कम होता जाएगा। एट स्टेज 18 साल की उम्र तक उसको डिसाइड करेंगे कि 18 साल तक अगर उन दोनों आंखों की नज़र बराबर है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी लेज़र करें और उसकी ऐनक उतर जाए, ठीक है, और नॉर्मल बंदे की तरफ फिरे। खुदा न खास उसकी एक आंख कमज़ोर है, दूसरी आंख बिल्कुल ठीक है, उसको आपने 6 साल, 7 साल, 8 साल, हर 3 महीने बाद देखना है। अगर उन 3 महीनों के अंदर उसकी आंख की नज़र ऐनक के साथ भी सीधी नहीं हो रही और नज़र बेहतर इंप्रूव नहीं कर रही तो फिर आपका इंडिकेशन है उसको सर्जरी करें। सर्जरी कैसे उसकी सर्जरी करें, उसकी आंख सीधी करें। कैसे?
सर्जिकल, अब देखिए अभी आंख है ना, ये जो वाइट नज़र आ रहा है, इस वाइट के नीचे मसल्स पड़े होते हैं, इस वाइट के नीचे पड़े होते हैं। आपने इस वाइट को रिमूव करना होता है, उसके नीचे आपको लैटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर इंफीरियर रेक्टस सामने पड़े होते हैं। आई मीन ये मसल है ना, इसको आप थोड़ा सा इंसिजन देते हैं, इसके नीचे मसल नज़र आता है। उस मसल को, जो मसल जिसकी आंख बाहर जा रही है, उसमें लैटरल रेक्टस मसल बहुत ताकतवर है, उसको खींच के एक तरफ लेके जा रहा है। तो आपने उस मसल्स की पुल को कम करना है। वो कैसे कम करना है कि आपने उसकी जो इंसर्शन है ना, उसको अपनी इंसर्शन से हटा के मजीद पीछे लेके चले जाना है, उससे उसकी पुल कम हो जाएगी और वो आंख सीधी हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि ये दो मसल हैं, इसमें अभी एक आंख बाहर जा रही है, इसका मतलब है कि इसकी ये आंख वाला मसल लैटरल रेक्टस जो है वो उसको बहुत ज़्यादा ताकत से खींच के एक तरफ लेके जा रहा है, उसकी ताकत कम कर देनी है आपने। उसमें आपने उसके मसल को काट कर थोड़ा सा पीछे ले जाना है, उस पीछे ले जाने से उसकी आंख की जो पुल है ग्लोब के ऊपर वो कम हो जाएगी, उससे उसकी आंख सीधी हो जाएगी। ये तब है कि अगर बच्चे को आपने ऐनक लगाई और ऐनक के साथ भी उसकी आंख सीधी नहीं हुई, आपने 6 महीने साल कम से कम टाइम देना है, 3 to 6 मंथ्स आपने ऑब्जर्व करना है और उससे कहना है कि वालिदैन से इसकी तस्वीरें खींचें ज़्यादा से ज़्यादा। उस पिक्टोरियल डाटा को सामने रख कर आपने देखना है कि जी इसकी आंख सीधी नहीं हो रही, तो आपको सर्जिकल इंटरवेंशन इंडिकेटेड है। पहले कोई एक्सरसाइजेस कराते थे हाँ, कि अब सुनिए उसके बाद अगर सपोजिटली आपकी वो आंख सीधी हो भी गई, स्टिल उसकी विजन बेहतर नहीं हो रही और आप उसको चेक करते हैं, तो फिर आपने उसको पैचिंग करवानी है। पैचिंग कैसे करानी है? पैचिंग से मुराद ये होती है कि उसकी एक आंख, अच्छी आंख को बंद कर दें और कमज़ोर आंख से कहें वो देखे, कमज़ोर आंख से देखे और अच्छी आंख के आगे पट्टी लगा देनी है आपने। दिस इज कॉल्ड पैचिंग। और ये जबरदस्ती आंख को फोर्स करती है क्योंकि देखिए ना, एक आंख ने सपोर्ट में दूसरी आंख को एक तरह से फारिग कर दिया exactly. कि यार मेरी स्ट्रांग ये वाली आंख है, मैं इस पे फोकस, वो वाली आंख काम ही नहीं करी। अब आप जब तक इस आंख को बंद नहीं करेंगे तो काम नहीं और इस पे प्रेशर नहीं डालेंगे कि ये देखे, क्योंकि दिमाग इसको कहेगा भी काम कर। ट्रू, जिस तरह लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दे, लेफ्ट हैंड तेज हो जाएगा आपका। सो पैचिंग। दूसरे नंबर पे क्या होता है? पैचिंग। सबसे नंबर 1 पे ग्लासेस दी जाएंगी, ग्लासेस के साथ आंख सीधी हो जाती है, कुछ भी नहीं करना। ग्लासेस के साथ भी आंख सीधी नहीं होती और आप दोबारा बार बार चेक करते हैं और आंख सीधी होती है, तो फिर पैचिंग। ठीक है जी, अब पैचिंग भी करवा ली, ग्लासेस भी दे दिए, आंख सीधी नहीं हो रही, तो फिर हमारे पास इंटरवेंशन का टाइम आ जाता है, व्हिच इज सर्जरी। उसके बाद आपने सपोज सर्जरी भी कर दी और आपको दोनों आंखों में फर्क बहुत ज्यादा है। एक आंख का नंबर है 7 और एक आंख का नंबर है 0.25, ना होने के बराबर। एक तरफ कितना नंबर है? 7 और एक तरफ कितना है? 0.25, ना होने के बराबर, जीरो हो गया। वो आंखें, ये पब्लिक मैसेज है, वो तमाम आंखें जिसमें एक आंख का नंबर बहुत ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, इसका मतलब उसकी डेप्थ परसेप्शन नहीं बनेगी। डेप्थ परसेप्शन से मुराद वो एक कि उसको डेप्थली वो आंख सारी जब चल रहे होंगे तो सीढ़ी है तो आपको नहीं पता चल रहा। आपने नोट नहीं किया कुछ लोग जो है वो हमेशा सीढ़ियों से गिर रहे होते हैं या कोई कदम लेते हैं एक्स्ट्रा। तो उस पेशेंट की आपने आंख को ठीक करना है लेजर के साथ, उस बच्चे की आंख को जो एक आंख फर्क, ये बड़ी अच्छा। लेकिन मैं रिसेंटली एक जगह पढ़ रही थी कि जो लोग अपनी लेज़र बहुत यंग एज पे या अर्ली करा लेते हैं, आगे जाके अगर उनको मोतिया या ग्लूकोमा या इस तरह का कोई इशू हो तो वो फिर प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व होती। ये बहुत अच्छी अपनी क्वेश्चन किया, लेकिन अब सुने, ये अगर एक आंख कमज़ोर है और एक आंख बिल्कुल ठीक है तो वो उस बच्चे की इंडिकेशन है 5 से 7 साल 8 साल के बाद टिल 18 साल तक। समझिए, हमने उसकी दूसरी आंख को हाथ नहीं लगाया, हमने उसकी अच्छी आंख को हाथ नहीं लगाया। अब हमने क्यों कहा कि ये करना है? बिकॉज उस बच्चे की जिसकी एक आंख कमज़ोर है उस पर कॉन्टैक्ट लेंस वो नहीं लगा सकता, हमारा इन्वायरमेंट सपोर्टिव नहीं है, उसको आप ट्रीट नहीं कर सकते, ऐनक वो पहनेगा नहीं, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 2 नंबर से ज़्यादा ऐनक का फ़र्क होना, अगर एक नंबर 7 नंबर है, एक तरफ 0 नंबर है, तो वो दिमाग नहीं एक्सेप्ट करता, बच्चा उतार के फेंक देता है कि मैं नहीं लगा सकता। ठीक है, तो आपके पास मजबूरी है उसकी नज़र को बचाने के लिए। ये विजन थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें आपने उसको ठीक करना है, अदरवाइज सारी उम्र के लिए उसकी नज़र कमज़ोर है जाएगी। ये बात पूरी दुनिया में, मतलब ये FDA अप्रूव्ड एंड ऑल दैट, ये है इसमें। अगर एक आंख कमज़ोर है और वो बच्चे की 7 साल से उम्र ज़्यादा है और आपने पैचिंग करके सारा तरीका कर लिया और वो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आपने उसको ठीक करना है, आप इसको ट्रीट करना है। ठीक है जी। अच्छा, ये 7 साल में, 10 साल में, 11 साल में, 15 साल में, 14 साल में इसकी इंडिकेशन नहीं है। हाँ, लेकिन वो लोग क्या करें जो अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, जो 25 साल के हैं, जो 40 साल के हैं? देखिए, अब जो वो भैंगेपन का क्या करें? देखिए, अगर भैंगापन एट टाइम्स क्या होता है, वो पालसी की वजह से होता है। अब जो पैदाइशी तौर पे भैंगापन होगा ना, वो ऐनक के साथ स्टेबल हो जाएगा। जो भैंगापन 17 साल, 18 साल, 21 साल, 25 साल, 27 साल, 28 साल, 40 साल की उम्र में आया,
उसकी कोई वजह होती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है कि एक्सीडेंट हुआ। मेरी जानने वाले हैं, उनकी उनकी अम्मी को स्ट्रोक हुआ, यस, अच्छी खासी खूबसूरत उनकी सीधी सीधी आंखें, वो विंगी हो गई। एग्जैक्टली, दिस इज एक्सीडेंट हुआ, पाल्सी हो गई, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, स्ट्रोक हो गया, सेरेब्रल या हेमरेज हो गया, या इन्फार्क्ट हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? सो एक्सीडेंट, फिर कोई चोट लगी जिसकी वजह से मसल रप्चर हो गया। सो उसके बाद अगर होगा ना स्क्विंट डेवलप होगा, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द पाल्सी, नर्व पाल्सी, स्ट्रोक की वजह से, हेमरेज की वजह ठीक से। हो सकता है। गुड, ये इसमें अब रोल आएगा। और उसके अलावा जिन्होंने नहीं कराया अभी 10, 15, 12 साल की उम्र पे अपनी आंखों को ठीक, तो आए उनको ठीक कर देंगे। तो मैं यही कह रही हूँ ना, देखिए दो बातें पूछ रही हूँ। एक तो जिनको लेटर स्टेज में हुआ, जैसे 25 या 26 या 40 या 50 साल की उम्र पे भैंगा, जिसने मेरी दोस्त की अम्मी को स्ट्रोक हुआ, सब कुछ सेट हो गया, इन लोगों ने नोट किया कि आंखें अम्मी की टेढ़ी हैं, और अम्मी इस तरह करके देख रही हैं, तो फिर उनको वो किया। एक तो ये होता है ना कि लेटर स्टेज में, और एक होता है आपकी भैंगापन पिछले 20, 25, 40 साल से चल रहा है। अब किसी को एकदम से एहसास हुआ कि यार इसका तो इलाज हो सकता था, अम्मा अब्बा ने नहीं कराया। ट्रू, ये भी तो है ना। हाँ, देखो, अच्छा जुगन, अगर तो बात की लेटर एज की, अगर तो यंग एज में ना, यंग एज मैं आपको बताता हूँ, 40 से लेके 50 साल उम्र में, 60 साल की उम्र में, 65-55 साल की उम्र में रिलेटिवली यंग ही है वर्सेस 70-80 ईयर्स, ठीक है जी। अच्छा, अगर 40 से 50 साल के दरमियान अगर होता है ना, तो उसमें हम उसको कहते हैं ऑकुलर एक्सरसाइजेस करें। क्या करें? ऑकुलर एक्सरसाइज करे। उसमें क्या करते हैं, सपोज इस आंख का मसल डैमेज हुआ है, ठीक है, आपने अपनी अच्छी आंख बंद करके सर सीधा रखे, चले पब्लिक मैसेज है, पेशेंट से कहना है कि आप लैटरल लेटर, सपोज ये वाली आंख इधर नहीं जा रही, तो उससे कहना है कि इस उंगली के साथ उसको फॉलो करे और उसको जाके उसको एक्सरसाइज करे। या बात समझ आ रही है? तो बेसिकली सर फिजियोथेरेपी की जाती है। होता क्या इन पेशेंट्स को, जब वो दोनों आंखें इकट्ठी देखेंगे, उनको दो नजर आना शुरू हो जाएंगे, एक फिंगर की जगह सेकंड इमेज आना शुरू हो जाता है। तो उस सेकंड इमेज को खत्म करने के लिए ये लोग ऐसे कर लेते हैं, उनको इसे कहते हैं कंपनसेटरी हेड पोस्चर। कंपनसेट करते हैं हेड पोस्चर के साथ, दो नजर ना आए। अब आपने उनको एक्सरसाइज एडवाइस करनी है। और दूसरा प्रिज्म्स होते हैं, प्रिज्म्स ग्लासेस होती हैं खास किस्म में, जो लगा दी जाती हैं, जिसके साथ वो दो एक हो जाए। इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं होती। सर्जिकल इंटरवेंशन अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल और हमें पता चल जाए कि अब एक्सरसाइज से इसने ठीक नहीं होना, तो फिर आपने उसको प्राइमरी पोजीशन, यानी कि अगर एक बच्चा है वो ऐसे करके देखता है, या बंदा है बड़ा है वो ऐसे करके देख रहा है, ठीक है, द मोमेंट वो ऐसे करता है तो हर चीज़ दो हो जाती है, तो उसको आप कंपनसेटरी हेड पोस्चर के ऊपर क्या करते हैं, नल पॉइंट लेके आते हैं, यानी कि जो उसका मसल वीक है उसको खींच के सीधा कर दिया जाता है और दोनों आंखें बराबर कर दी जाती हैं सामने, ताकि वो देखने में सीधा नजर आए। लेकिन द मोमेंट वो ऐसे करेगा तो उसको दो नजर आना शुरू होगा। सो ये फिर प्रिज्म्स, तो सबसे पहले क्या किया, एक्सरसाइज करवाएं, एक्सरसाइज के साथ ठीक हो जाए। दूसरे नंबर पे क्या किया जाएगा, प्रिज्म्स दिए जाएंगे। तीसरे नंबर पे कंपनसेटरी हेड पोस्चर में नल पॉइंट आने के लिए आप सर्जरी कर दी जा सकती है। ठीक है, ये बाबू समझ आ गई, ये लेटर एजेस के अंदर अगर आपको होता है। फिर आपने दरमियान में भी पूछा था कि डॉक्टर साहब एक्सरसाइज भी एडवाइस करते हैं। अब वो कुछ बच्चे होते हैं जिनको नंबर ना आए, अगर एक तो ना बच्चा नंबर आ गया, नंबर से सीधा कर दिया, अगर नंबर ना आ रहा हो लेकिन फिर भी उनकी आंख कहते हैं जी हर वक्त सीधा होता है, कभी कभी टेढ़ा हो जाता है जी, हम कभी तस्वीर खींचे तब टेढ़ा हो जाता है, उस वक्त क्या करें? अब डॉक्टर को चेक करवाते हैं, विजन 6 होती है, ऐनक का नंबर नहीं होता, फिर हम उसे एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं कि आप ऐसे करके देखो, या ऐसा करके देखो, या ऐसा करके देखो, ठीक है। बट देखिए कोई भी चीज़ व्यूअर्स अगर करनी है उसको, उसके लिए एफर्ट रिक्वायर्ड होता है। ये नहीं होता कि आप बस एक दिन सुबह उठे और कहा कि भाई सब कुछ सेट हो जाएगा। कोई भी ऐसा मैजिक फॉर्मूला या फॉर्मुलेशन नहीं है। चीज़ को होने में भी टाइम लगता है, ठीक होने में भी टाइम लगता है, तो उसको उसका ड्यू टाइम देना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्लोजिंग में। देखिए जी, तमाम ये बड़ा अच्छा फॉर्म था। तमाम बच्चे जो प्री मैच्योर बर्थ के अंदर आते हैं और ऑक्सीजन टेंट में जाते हैं, उनकी स्क्रीनिंग, यानी कि उनको फौरी तौर पे आंखों के डॉक्टर को दिखाना लाजमी है। और उसमें इस बात को मेक श्योर करना है कि ये पर्दे का डॉक्टर देखे कि इसकी आंखें पर्दे में। वो तमाम बच्चे जिनकी आंखें सीधी नहीं टेढ़ी होती हैं, फौरी तौर पर अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। जिनकी आंखें अपनी जगह पर ठहरती नहीं है, हिलती हैं, वो भी एक ऑकुलर इमरजेंसी है। बड़ा जब हो जाता है बंदा, उसमें भी अगर किसी बंदे को दो नज़र आना शुरू हो जाए, या ठीक नज़र ना आ रहा हो, या क्रॉस हो जाए आइज़, तो उसका भी इलाज मुमकिन है। उसमें आप चेक करवाएं, इंशाल्लाह आपको बेहतरी होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, अगर महंगापन था, अभी भी है, 20s 30s की एज ग्रुप में हैं, आप बॉदर हो रहे हैं, प्रॉपर मुआलिज से रुजू करें, मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, अपनी आइज़ का प्रॉपर चेकअप करवाएं। अगर बच्चों में ये इशू आ रहा है, अर्ली एज में इसको रिजॉल्व करना बहुत आसान है।
आप उस स्टेज पे करें ताकि बच्चा अपनी पूरी ज़िंदगी जो है फिर सुकून से गुजार सके। बहुत से पेरेंट्स दांतों का इशू होगा, आंखों का इशू होगा, कहेंगे आगे देखी जाएगी। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यूअर्स वक्त के साथ मज़ीद बिगड़ जाती हैं, वो फिर ठीक होने के बजाय सिर्फ मैनेज हो रही होती हैं। सो राइट टाइम पे इलाज करवाना, राइट टाइम पे तशखीस करना, और अगर आपको ज़रा सा भी खदशा है चेकअप करा लें। True. बाद के महंगे इलाज से तो 1000 गुना बेहतर नुस्खा ही है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात कुछ बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड यंग लोगों के साथ होगी जो अपनी फील्ड में बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। व्यूअर्स, एक वक्त होता था जब शादी की जब तैयारियां घर में हो रही होती थी तो हम खुद ही वो सारी तैयारियां करते थे। बिद के भी पैकेट खुद ही तैयार करते थे, या तो छोटे से सेलोफीन के पैकेट्स में बंदा बना लेता था, या फिर आप कपड़ा जो है जाके मार्केट से ख़रीद लेते थे और टेलर को कहते थे कि छोटे छोटे बिद के पैकेट बना दो। डब्बे जिन परातों में आपने चीज़ें लेके जानी हैं, गजरे आप फूल वाले को ऑर्डर कर देते थे, ये सारी चीज़ें आप खुद ही कर लेते थे। अब वक्त बदल गया है, डिमांड्स मुख्तलिफ हो गई हैं। अब तो ये भी देखा जाता है कि किस किस्म की बिद के पैकेट्स दिए गए या बॉक्सेस दिए गए या बिद के गिव अवेज दिए गए। ये देखा जाता है कि किन चीज़ों में आपने जब तोहफे लेके गए, बरी वगैरह या जहेज़ वगैरह, तो वो किस किस्म की चीज़ों में गई। ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। इवन अब तो गजरे भी जो बनाए जाते हैं या जो ज्वेलरी बनाई जाती है फूलों की, वो भी खुद ही लोग बनाते हैं क्योंकि कपड़े ख़राब हो जाते हैं अगर आप असल फूलों के बनाएं तो। सो आज हमारे साथ शादी की तैयारियों से रिलेटेड बात करने के लिए हैंडीक्राफ्ट एक्सपर्ट एंड एंटरप्रेन्योर हैं इरम काज़मी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और इरम के साथ उनकी टीम, उनके स्टूडेंट्स आए हैं, उनकी 2 बेटियां और उनकी भांजी हमारे साथ हैं। उनकी बेटियां यमुना काज़मी हमारे साथ हैं, एंड देन वी हैव मिशा काज़मी विद अस एज वेल, देन वी हैव कुरतुल ऐन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों से बात करने से पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि शादी की तैयारियों से रिलेटेड आप क्या कहेंगी? शादी की तैयारियां तो ये एक वो टॉपिक है कि आप एंड टाइम तक करते रहें, वो ये शादी आ जाती है और तैयारियां ख़त्म नहीं होती। कि अब आप एक स्टेप करते हैं और फिर करते करते ख्याल आता है अच्छा अगर हम इसमें ये भी ऐड कर लें, इसमें ये भी ऐड कर लें, थोड़े कलर्स ऐड कर लें, गजरे। अब जो ज़माना चेंज हो रहा है उसमें मैंने देखा है कि हैंडमेड चीज़ों में भी इतनी वैरायटी आ गई है कि अब कोई और तो क्या कहेगा, सबसे पहले दुल्हन को होता है कि मेरी कलर मैचिंग की ज्वेलरी हो, मेरे इनवाइट बॉक्स कैसे जाएंगे। दूल्हा है तो अब दूल्हे को भी है कि अगर दुल्हन के घर वाले इनवाइट बॉक्स अपने हिसाब से भेज रहे हैं तो भाई फिर बॉयज़ के लिए भी तो कुछ हो, तो उनके लिए भी अब हमने नई से नई चीज़ें निकाल रहे हैं कि इनवाइट बॉक्सेस कैसे हों, हमारे बच्चों के या दूल्हा दुल्हन के ड्रेसेस किस अंदाज से जाएं, बिद बॉक्सेस किस तरह से बने। तो बहुत सी वैरायटी है जो आज हम आपके सामने शेयर करेंगे, और गिव अवेज वो क्या होने चाहिए, न्यू आइडियाज़ वो आज हम हमारी बच्चियाँ आपके साथ शेयर करेंगी। ऑसम। तो चले बच्चों से स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, आप क्या बना रहे हो? मैं आज बिद बॉक्सेस बना रही हूँ। कैसे बनाओ? ये हमारा जो है ना रॉ फॉर्म में टिन बॉक्सेस थे, तो उसके ऊपर हम ये वेलवेट की जो है ना स्ट्राइप्स ये पेस्ट करेंगे। उसके बाद उसकी डेकोरेशन तो आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी आप लोग करें। तो उसके ऊपर मैं ये जो है ये सारी लेसेस जो हैं अपनी मर्ज़ी की, गोटा और ये सारे जो है वो पेस्ट करने लगे। वो पेस्ट करोगे। और अभी उसकी प्लेन लुक दिखाओ क्या है। बिल्कुल बिल्कुल उसकी जो प्लेन लुक है वो ये है। इस तरह के डिब्बे आपको ऑनलाइन भी बहुत सी जगहों से मिल जाते हैं। पहले तो इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था। अब प्लेन बॉक्सेस, आप इनको कैंडल बॉक्सेस के नाम से भी ये ऑनलाइन कुछ शॉप्स में मिलती हैं। बड़े बड़े जो ये ऑनलाइन फोरम्स होते हैं तो वहाँ से आपको 40-40, 50-50, 100-100 के लॉट्स भी मिल जाते हैं। और वो और बात होती है कि उनको चेक करना पड़ता है जब वो अराइव करते हैं, क्योंकि कभी कभी साइजेस भी होते हैं इसके अंदर। हाँ। सो बेटे, आप क्या बनाओगे? मैं गजरे बना रही हूँ, और ये हमारे पास पहले एक हमने बैंगल सेट करके रखी हुई ऑलरेडी। उसके ऊपर बस डिफरेंट फ्लावर्स जैसे आपका दिल करे कलर्स। ये है क्या? ये बैंगल कैसे आपने सेट की हुई है? मैं ये देखना चाह रही हूँ। ये कटिंग करके उसके ऊपर रिबन से प्रॉपर ताकि आप सेटिंग भी कर लें। क्या है ये? हमारे पास एल्युमिनियम के बैंगल्स हैं। अच्छा, नॉर्मल प्लेन बैंगल। तो उसको आप कट कर सकते हैं। 2 को कट करके, या कोई कड़ा आपके पास अगर स्टील का है उसको कट करके आधा कर दिया तो आपके 2 बन जाएंगे। और बहुत चीप मोल्ड्स भी मिल जाते हैं। और ये देखें ना, ये फिर आपने ऐसे बंद कर लिया, यानी कि जो भी नाप है उस हिसाब से मैनेज हो गया। क्योंकि रेड अगर आप बने बनाए साइज लेते हैं, अनलेस आपको पता हो कि अगले का साइज 2 है, 2.25 है,
और फिर इसके ऊपर आप क्या करोगे फिर बेटा? इसके ऊपर हम जो है अपनी ग्लू गन से डिफरेंट फ्लावर्स जो आपको अच्छा लगे, जो कॉम्बिनेशन आपने भी जो पहने हुए अभी हाथ में वो भी खुद बनाए हैं। जी, ये भी खुद बनाए हुए हैं। तो- ये बस सिंपल स्टेप्स, ग्लू लगाएं एंड देन जस्ट कीप पेस्टिंग। कीप पेस्टिंग वो Yeah. किया, उसको सेट हो गया एक, उसके बाद आपने नेक्स्ट लगा लिया। और व्यूअर्स बात ये कि ये तो बड़ी इजी चीज़ें जो आप खुद भी कर सकते हैं, राइट? बहन अपनी बहन को गिफ्ट बहन करना को चाह gift कर, रही बिल्कुल है, ऐसे या नंद जो है वो उसको पता है कि किस किस्म का सूट वगैरह है, है हाँ। मेहंदी का, तो उसके साथ कलर्स कर लिए। और कुलतनैन आप क्या बनाएंगी? मैं इनवाइट बॉक्स बना रही हूँ। उसके अंदर ये एक्रेलिक का बॉक्स है, ये इसमें काट जाएगा, यूँ हो जाएगा। और इसके अंदर एक लड्डू है, उसको मैंने पैक करके ऊपर ये अगर गोली ऊपर लगा करके के- आप दिखा दो बेटा, ताकि हमारे व्यूअर्स को समझ आ जाए। हाँ, ये लड्डू लड्डू कैंडल, लड्डू कैंडल यस इट्स अ कैंडल। खा नहीं सकते। नहीं, सिर्फ दिल पुत्र ये ललचाने तो के बता लिए। दो ना साथ में, पता चले जुगन खाला बैठ के कैंडल चबना शुरू कर दे। ये दिखाओ कि और भी है आपके पास ये बनी हुई ये कैंडल। जो भी रॉ है ना, ये जिसको ये भी raw आपने वाली decor नहीं दिखाओ कि किया, वो बेटे। दिखाएं। अभी ये सिंपल एक गोल कैंडल, ये आपने बनी बनाई ली है या खुद आपने बनाई है? ये अभी हमारे जो है ना वो ये मोल्ड्स खुद इसको डेवलप किया है इसका, और ये खुद बनाई है। और ये कैंडल्स भी कुरतुलैन ने बनाई है। तो बताओ बेटा ये कैंडल कैसे बनाई है, उसके बाद फिर अगली ये चीज। कैंडल मैंने वैक्स लेके उसको गर्म किया एंड देन आई पोर इन मोल्ड और और उसके उसमें कोई बाद खुशबू भी डाली? जी फ्रेग्रेंस भी डाली। कोई भी आपकी फेवरेट जो स्मेल है, लैवेंडर डाल दी, जैस्मिन डाल दी, मोतिया डाल दी। कुरतुलैन को तो खुशबू बहुत शदीद किस्म की पसंद है, तो इसलिए इसने क्या किया, 3-4 मिक्स डाल दी। तो वो भी ठीक है ना, इट्स गॉट अ वेरी प्रिटी, बड़ी प्यारी सी फ्लोरल स्मेल है, बड़े मजे की है, वेरी नाइस। बट कॉम्बिनेशन आनी चाहिए, Combinations ऊट आनी पटांग चीजें मिक्स करके बिल्कुल, हाँ। वो ना करें। तो ये अब क्या बनेंगे, ये गिव अवे बॉक्सेस? ये गिव अवे बॉक्सेस बनेंगे जो इनवाइट बॉक्सेस के साथ जाएंगे। अच्छा, यानी कि जब आप इनविटेशंस दे भेजते रहे हैं हैं, उसी में ही साथ, हम उसी में ही उनको दे रहे हैं कि एक जरा एक न्यू ट्रेंड कि शादी के दौरान तो फिर क्या है, वो अफरा तफरी है, वो पहले ही उनको पता होगा हाँ जी एक नए अंदाज से हमारे इनवाइट्स आए हैं। वैसे इरम कितना बेटा, आप भी अपना काम बेशक स्टार्ट कर दो। वैसे यार आपने नोट किया कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग जब छोटे थे तो कितनी सिंपल होती थी शादियाँ, शादियां बहुत सिंपल, बस और अच्छा। देखो महंगाई भी तो है ना फिर इन चीज़ों की। अब आप कह रहे हो कि देखो इनविटेशन बॉक्सेस, नो डाउट आई अंडरस्टैंड दैट। मुझे तो खैर पुराने ज़माने के सच्ची बात है एलिगेंट वाले इनविटेशंस ही पसंद थे, कि प्यारे से सिंपल से इनवाइट्स आते थे, सफ़ेद होते थे या बेज कलर के होते थे, उसके ऊपर थोड़ा सा गोल्ड की या सिल्वर की ट्रिमिंग होती थी और सिंपल होता था। ऐसे ही है। अब इतना कुछ आ जाता है कि समझ ही नहीं आती कि बंदा मैनेज कैसे करे। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें ये होता है कि अब ये जैसे जिस फैमिली का भी ये ऑर्डर आया हुआ है ना, उन्होंने क्या किया हुआ है, जो उनके बड़े जो वीआईपी गेस्ट हैं, जो इमीडिएट फैमिलीज हैं ना, उनके लिए उन्होंने ये इनवाइट बॉक्सेस बनवाए हैं। जो दुल्हन वाले हैं उन्होंने डोलियाँ बनवाई हैं कि जो डोली पूरी बना के दें, उसके अंदर कार्ड्स जाएंगे। और जो दूल्हे वाले हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ये इनवाइट बॉक्स बनवा के दूल्हा दुल्हन के इनिशियल नेम्स के उन्होंने यहाँ पे ना A एंड B लिखवा दी है कि भी आप इनिशियल्स पेस्ट करवा दिए। तो ये अब वही बात है कि शौक, लेकिन वही बात है उस शौक के लिए भी एक्सपेंस तो वो फिर वो है, बट वो कैरी खुद भी करना तो कर पड़ता है। सकते हैं। हाँ, खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल खुद भी कर सकते हैं कि अगर बाहर जाएंगे ऑर्डर्स देंगे वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, बहुत एक्सपेंसिव यार पड़ेगा। आजकल आप ये टिन जो आपने दिखाया है गोल्डन वाला, मुझे याद है मैं किसी अपनी एक फ्रेंड के लिए गई थी पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी इस टिन के ऊपर ना हम स्टिकर पेस्ट कर देंगे और एक छोटा फूल लगा देंगे, और वो एक टिन जो है वो 500 रुपए का कह रहे हैं। जी ऐसे ही अब जान 500 रुपए की एक बिद की चीज, अभी उसके अंदर चीजें भी डालनी है। चीज़ें भी जानी। चलो आप 100 रुपए की चीजें उसमें डाल दें, हम सस्ते पे बिल्कुल, रहते हैं। बिल्कुल। 600 रुपए का अगर आपको एक बिद का बॉक्स कॉस्ट कर रहा है, तो फिर कहाँ गई बात। और वाकई ऐसा ही है, 100 बंदों के लिए अगर आप बनाओगे बिल्कुल। तो 60,000 तो हो गए। कहीं भी नहीं गए, ऐसे ही 600 रुपए, 600 जी जी ऐसे ही रुपए का बिल्कुल। एक 60,000 रुपए के हो ये गए। आपको सिर्फ तभी चीप पड़ेगा कि जब अगर आप बिल्कुल होलसेल मार्केट से उठाते हैं टिन बॉक्सेस, क्योंकि असल कॉस्ट आपकी टिन ने करनी है कि अगर ये होलसेल से आप लेते हैं तब जाके, क्योंकि अगर आप वैसे किसी अच्छे मॉल वगैरह से लें तो ये 200 रुपए की एक है रॉ, ठीक है। अब अगर आप वैसे की होलसेल से मार्केट से लें तो वहाँ पर अच्छा खासा फर्क है।
देखो मतलब तो कि पहले आधो जिस आध तरह का मेहंदी फर्क है। होती थी तो हम लोग बैठ के पराते तैयार करते तैयार थे, करने थे, ऐसे ही है। मिरर तैयार करते थे, वो जो दूल्हा दुल्हन को दिखाते हैं रस्म वगैरह, आरसी मुसफ का शीशा, वो भी आज हम दिखाएंगे, वो आज आप खुद हाँ, बनाएंगे। मैं बट बात ये कि देखें ना, ये सारी चीजें खुद भी की जा सकती हैं। की जा सकती। ग्लू गन आप ले लो, जी। लेसेस ले लो, कुछ थोड़ी सी चुनमुन ले लो, और बात ये कि एक थीम को फॉलो करो। बिल्कुल ऐसे ही। घरों में ये चीज इसलिए अच्छी नहीं बनती क्योंकि हम लोग कोई थीम नहीं फॉलो करते। बिल्कुल ब्लू भी ऐसे। बना लिया, ग्रीन भी बना लिया, पिंक भी कर दिया, ग्रीन भी कर, मतलब हर रंग आप डाल देते हो। बिल्कुल। अगर आप गोल्ड और सिल्वर में रहें और जो दुल्हन का एक कलर है कपड़ों बिल्कुल। का या दूल्हे का है, या चले में शादी है, शादी पे लड़की लाल जोड़ा पहन रही है तो मेरून्स में आपने बना उसमें लिया। चले जाए ना जी, बिल्कुल ऐसे रेड टोन्स के अंदर आप बना लें। और घरों में रह के आपकी जुगन बात बिल्कुल बजाय, उसमें ये है कपड़े बनाने हैं, इस चीज़ से इनकार है ही नहीं कि कपड़े तो बनने ही बनने हैं, उसका वेस्टेज बहुत बहुत निकलता है। क्या बात है। हाँ, बहुत निकलता है। खैर मुझ जैसे करने निकलेगा, कोई आप जैसी हो जरा हसीना स्मार्ट, उसका बहुत निकलेगा। पर जान देखो तो ना, आप जब फॉर एग्जांपल बोस्की का कपड़ा हाँ। लेते हैं, बोस्की का कपड़ा आपने कटिंग वगैरह के अंदर इतनी लीरें, इतने पीसेस उसके रह जाते हैं। बिल्कुल, उन्हीं से आप उन्हें इनवाइट बॉक्स में यूज़ कर लें। आपने कोई डोली बनानी है, कोई बॉक्स बनाना है, आपकी सोच है उसके वो गजरे में बन जाए, उसका फूल खुद बना लें। अब ये जो बच्ची बना रही है, हैंडमेड फ्लावर्स हैं, मुश्किल से उसके अंदर अभी जो रिबन फ्लावर्स हैं या दूसरे वाले जो फॉर्मिक के फ्लावर्स हैं, अब ये हैंडमेड हैं। वैरायटी आपने खुद लेके आनी ये है। किस मटेरियल के हैं? ये फॉर्मिक शीट के, अब ये देखिए ना, लग तो असल ही रहा है। बिल्कुल। अब इसमें क्या, जब इसके अंदर आपने फिलिंग कर देनी है, पर्ल्स लगा देने हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आपने सामान लेना है वो आपने ख़रीदना है। अदरवाइज़ अब जो क्या फ्लावर बंचेस घर में पड़े होते हैं, अक्सर जो पुराने हो जाते हैं, तो वो मम्मा अगर वेस्ट करने लगें तो बच्चियाँ के ठीक है नहीं आप हमें दें, हम इसको शावर करते हैं, नया हो जाएगा और लग जाएगा। और यकीन माने इसमें काफ़ी सारे हैं ऐसे भी फ्लावर बंच हैं जो घर में बिल्कुल वेस्ट हो रहे थे और वो हमने वॉश करके इसमें लगा लिए। फिर बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपको कोई फूल लाके देता है गिफ्ट के तौर पे, बिल्कुल। और वो ड्राई अरेंजमेंट होती है। ड्राई उस ड्राई अरेंजमेंट में से इतनी चीज़ें निकल आती बहुत हैं। कुछ निकल, वो पूरा आपका वो पॉटपुरी बन जाता है। आप उसकी फिलिंग करें, कहीं भी लगाएं। अभी अगर वो टिन बॉक्सेस बन रहे हैं, आप नहीं कपड़ा लगाना, आप उसमें उस तरह की बेटा कोई जरा चीज़ लगा बताती लें। जाओगी, अब जैसे कि आप काम कर रही हो तो साथ साथ बताती भी जाओ। ये टिन बॉक्स था, इसके ऊपर मैंने ग्लू गन लगा के अब मैं इसके ऊपर ये वेलवेट वाली जो है ना कपड़ा वो पेस्ट कर रही हूँ। वेलवेट, रेड वेलवेट। हाँ जी ठीक हो गया। वेलवेट है कि स्वेड है? ये स्वेड वेल स्वेड वेलवेट है। ये भी देखिए ना, अब इतना है ना, आजकल हर दूसरा बंदा ने पहनी इस मटेरियल के कपड़े हुए हैं। सीजन ऐसा है। सीजन ऐसा है तो डिमांड है कि उनके वेलवेट इन इतनी है, तो वो हर किसी को है कि अच्छा हमारे बिग बॉक्सेस भी उसी में जाएं, फिर हमारे ज़रा उसी की वो मैट लुक के अंदर हमारे थोड़े से गजरे हो जाएं, हमारे इनवाइट बॉक्सेस उस तरह के बन जाएं। तो वो बड़ा ही थीम को फॉलो करते हुए, इवन ये जो बिग बॉक्सेस की ट्रे आपको शायद नज़र आ रही होगी ब्लू कलर में, ये भी पूरी वेलवेट से ही तैयार की गई है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से यहाँ पे गजरे तो हमारे रेडी हो गए, राइट बेटा? ऑलमोस्ट डन है। तो फिर ऐसा करेंगे कि फिर हम यहीं पे आ जाएंगे जब आपने अभी शीशा तैयार करना है अपना, ठीक है, राइट? सही। या उस साइड पे, दोनों में से किसी एक साइड पे हम आ जाएंगे। तो व्यूअर्स, बात सिर्फ इतनी है कि हम आपको सिर्फ एक गाइडेंस देना चाहते हैं। ख्वाहिशात हर किसी की होती हैं, बिल्कुल। आप भी जानते हो। जी, ऐसे हर ही। बंदा चाहता है कि बेस्ट से बेस्ट हो। बेस्ट से बेस्ट हो, ऐसे ही। बहुत सी माएँ होती हैं जो बड़ी टैलेंटेड होती हैं, जिनके हाथ में बड़ा हुनर होता है और वो घर के अपने डेकोर इतना खूबसूरती से करती हैं। तो आप लोग भी ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, हम वेट करते हैं एंड टाइम का, बेटी जवान होगी तो फलां, बेटा जवान होगा तो फलां, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये स्किल्स हम सीख लेते हैं, ये स्किल्स है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम ये स्किल्स सीख लेते हैं। अब देखिए हिबा इज अ शेफ, राइट? हिबा, बल्कि किचन में क्या सिचुएशन है बेटा? Everything is ready in the kitchen. बिल्कुल तैयार। Yes. सही। अब हिबा, आप एज अ शेफ, कल को आपके बेटों की इंशाल्लाह जब शादी होती है, अभी तो खैर वो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, लेकिन अगर आप अपनी इतनी स्किल्स को, आप अपनी केटरिंग की बिजनेस करती है, कल को जब इसके बच्चों की शादी होगी तो खुद ही अपने बच्चों के इवेंट्स केटर बिल्कुल करेगी, ऐसा ही है। इसको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और के पास जाने की। एंड बिकॉज एस्थेटिकली भी बड़ी टैलेंटेड है, तो इस किस्म के काम भी ये साथ खुद ही कर खुद सकती है। कर सकती है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जिसके पास है वाफिर मिकदार में पैसा, वो जरूर उसको यूटिलाइज करे और आप ऑर्डर दें। हाँ, आप जैसे लोगों का काम इसी तरह तो चलता है, बिल्कुल ऐसा ही है। बट द फैक्ट इज, जिसके पास खुद टैलेंट है, लोग कहते हैं कि हम यार क्या करें, अपने बच्चों की शादी पे खुद नहीं होता। अगर आप प्लानिंग के साथ चलेंगे तो हो जाता है, और बहुत पैसे बच जाते हैं अगर आप ये पहले से कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर पहली दफा में ट्राई करेंगे तो आपका एक्सपेंस ज्यादा होगा। अभी जैसे वक्त तो इनका भी आना ही है ना, इन बच्चों की भी जब शादियां होनी है, तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने पहले से शुरू हो जाना है कि अच्छा जी हम थीम के अकॉर्डिंग, इन्होंने घर से करना है, मैंने किसको ऑर्डर देना है, हमने तो खुद ही करना है, खुद ही करना है। खुद ही करना है। और तब तक ये बच्चियां भी इतनी ट्रेंड हो चुकी होंगी, ये खुद करेंगी।
एंड मोर देन एनीथिंग अपने लिए से ज्यादा अगर अपना काम करना है तो बिल्कुल अपनी अगर बिजनेस स्टार्ट करनी है तो इट्स अ ब्रिलियंट ऑप्शन। बिल्कुल ऐसा ही है। तो व्यूअर्स यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, किचन में भी सब तैयार है। अब हम आपको ब्रेक के बाद वो जो एक शीशा होता है, क्या उसका नाम होता है? आरसी मुसफ का शीशा। हाँ जी, वो शीशा भी कुछ तैयार है, बाकी की उसकी हमने तैयारी आपके सामने विद इन फ्यू मिनट्स करेंगे। व्यूअर्स यही तो बात है, ये चीज़ें फ़ौरन होती हैं। आप जब जाके किसी फूल वाले के पास ऑर्डर देते हैं, कभी कभी 2 दिन पहले 1 दिन पहले देते हैं, आपके ख्याल से वो पहले की तैयार पड़ी होती हैं चीज़ें, वो फ़ौरन ही करते हैं तैयार, और कितने कितने हज़ारों लाखों पैसे ले जाते हैं। तो ब्रेक के बाद आप कैसे एटलीस्ट इस किस्म की बेसिक चीज़ें खुद तैयार कर सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे इरम काज़मी से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। गरम गरम पोटैटो बॉल्स भी रेडी हैं, पेरी बाइट्स भी रेडी हैं, सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। और जहाँ पे ये सॉर्टेड है वहाँ पे इरम ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। हाँ जी इरम, क्या सिचुएशन है? बस ये आरसी मुसफ का शीशा है जो जिसके अंदर जो है वो ये मैं ड्राई फ्लावर्स और ये हमारा जो ड्राई अरेंजमेंट है सी शेल्स और अब देखिए ना, अगर आपके पास कपड़ा बचा हुआ है बिल्कुल वेलवेट, ये देखिए अब इन्होंने पैचेस में लगाया हुआ है। हाँ। कौन सा इन्होंने पूरा एक बड़ा पीस लेके घास का वो लगाया है, वो आपने कर दिया। उसके बाद ये थोड़ी पाइन कोल्स आपने लगा दी, ये फ्लावर्स हो गए, यहाँ पे आपने सिपिया लगा दी। बिल्कुल। और ये बाय द वे रिमूव भी हो सकती हैं। ये रिमूव भी हो सकती हैं। और इसमें ये कि क्या पहले तो हमारा एक पुराने वक्तों में तो ये एक ट्रेंड होता था कि जी जब दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को देखा नहीं होता था तो तब की ये रस्म है, और अब सबको पहले से पता होता है, लेकिन क्यों एक रस्म तो है ही है। चीखे ना निकले ना उस वक्त। है ये मेरी शादी इससे हो रही है। चलो ठीक है, बिल्कुल। और उस वक्त यही होता था, चलो ढूंढते कुछ नहीं अब तो हो गया, अब तो कुछ नहीं कर अम्मा सकते। ने क्या सोचा था बाद में हाँ, पूछेंगे। अब तो कुछ नहीं कर सकते। तो अब ये उस फैशन के साथ साथ, उस रस्म के साथ साथ ये एक फैशन बन गया है, ट्रेंड बन गया है कि जी हमें हर चीज़ थीम के अकॉर्डिंग चाहिए। तो अब ये उस रस्म के लिए ये वाला आरसी मुसफ का जो है ना मिरर, ये मैं रेडी कर रही हूँ। और इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने बाज़ार से लिया हो। मरी गई थी तो वहाँ से पाइन कोन्स ले आई, स्टेमन्स वगैरह, वो जैसे होता है। अब हम जैसे अगर आर्ट का काम होता है तो घर में चीज़ें पड़ी होती हैं, फ्लावर्स घर के ही वॉश से उतार के उनको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। और यही तो चीज़ है, इट्स इजी सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड थिंग टू डू। और ड्राई फ्लावर्स अब फूलदानों में वैसे भी अच्छे नहीं लगते हैं, बिल्कुल उनकी वो लुक नहीं आती, वो नहीं आती बट जब आप इनको यूटिलाइज करते हैं इस तरीके से तो वो लुक एलिवेट हो जाती है, उसकी ब्यूटी जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा आप ये करें। मैं ज़रा यहाँ पे आके देखूंगी सिचुएशन कहाँ पहुंची है। ओह वे डन, यस 2 हो गए, यस डबल ये वो वाला ओवरफिशिएंट बचा ना आपका। तो ये कितना फास्ट था ये हो गया। हाँ ये देखें, और ये अभी अभी इन्होंने तैयार किया, और आप देखें कि इट्स अ प्रॉपर, वो जो कहते हैं ना कि एक अंदर आपने जो मर्जी डालना है आप डाल लें, ठीक है ना, और आपने ये कर दिया। अब देखें ना, एक बड़ी ही डिफरेंट और बड़ी ही प्रिटी सी चीज़, वो टिपिकल प्रिंटेड वाले डब्बों से तो 1000 गुना ज़्यादा मज़े का। और डिफरेंट कलर्स हैं। अगर आपकी एक थीम है, आपने सिर्फ ये बना लिए, वाइट और गोल्ड वैसे ही बड़ी एक क्लासिक लुक आती है। आप सिल्वर गोटा भी लेके कर सकते हैं, राइट? जी जी, यू कैन प्रीटी मच डू व्हाटएवर यू वांट। अब इसी के अंदर अगर आपने फॉर एग्जांपल एक छोटा सा फ्लावर कहीं पे लगाना था, आप वो लगा लें, या उनके नाम का लोगो लगाना है वो लगा लें, ज़्यादा उसको क्रिएशन तो आपकी अपनी ना, जैसे मर्जी अपने ऊपर है। जी जान, आपने क्या किया? मैंने आपको कहा था मुझे ऑप्शन ज़रूर देना एक ही चीज़ के। जी तो ये है हमारे पास एक हैवी लुक। अगर आप चाह रहे हो कि जी हमें बहुत हैवी चाहिए बारात या वलीमे के लिए, आपको अगर हो, एंड इफ़ यू वांट टू गो विद द सिंपल लुक, तो आप ये बिल्कुल प्लेन भी जा सकते हैं। क्योंकि होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि वो चाहते हैं कि लगे कि असल ही है, तो जब आप इस किस्म की चीज़ ऐसे करते हैं तो लगता है कि जैसे आपने इम्पोर्टेड फूल पहने हुए। ये देखें ना, वेरी वेरी सिंपल, वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड एंड अ वेरी एलिगेंट लुक। और जैसे कि निकाह है, सिर्फ वाइट फूल लगाने हैं, क्रीम कलर का जोड़ा पहना हुआ है तो क्रीम के साथ आपने पिंक के साथ एलिवेट कर दिया अकॉर्डिंग टू योर थीम आप कलर्स। यही वाले को देखें, इसमें से रेड स्टेमन आपने निकाल के इसको पर्पल एंड पिंक में चले गए। आपके अपने जो इतने खूबसूरत हैं जो आपने रेडी किए हैं, ये देखें। अब ये सिर्फ जो ब्राइड है उसके लिए नहीं, इवन जो साथ सारी ब्राइडल पार्टी है, ब्राइड्समेड्स हैं, जैसे कि दोस्त की शादी हो रही है तो लड़की ने ये वाला पहन लिया इस तरह का, और फ्रेंड्स ने सब ने सिंपल वाला पहन लिया, तो वो एक बड़ी प्यारी सी थीमेटिक चीज़ हो जाती है, राइट? एंड व्यूअर्स, नॉट एक्सपेंसिव, वेरी सस्ता टू डू अगर आपने खुद करना है, राइट? ओके, अब हमारी छोटी सी जो गुड़ियाँ हैं वो क्या कर रही हैं? जी बेटे, माय बॉक्स इज रेडी। अच्छा, बॉक्स इनिशियली ये था, सिंपल था, खाली था, प्लेन था, राइट? यस। ये देखें, ये आपने किस तरह किया बेटे?
ये मैंने इसको बीट किया है, उसके बाद मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये आपने कट करके यस। फिर उसके बाद इसको पेस्ट किया। अब इसके अंदर जो है जैसे कि ये आपने खुद तैयार किया हुआ है, राइट? तो ये हम इसके अंदर डालेंगे, राइट? तो ये जैसे कि आपने बॉक्स के, अच्छा ये इसमें तो नहीं आ रहा, ये जरा उस बड़े बॉक्स के अंदर रखे, ये बड़े वाला जो बड़ा वाइट आगे रेड और ये वाइट है ना, इसमें आना है बॉक्स। इसमें हाँ जी, इसमें इसमें कार्ड आना है जो आपके हाथ में है। अच्छा, और इस कैंडल box बॉक्स के में- साथ रखा जाएगा इस बड़े बॉक्स में बॉक्स में। आएगा। तो वो इसमें आएगा। हाँ जी, इसमें आएगी। देयर वी गो। तो ये आपकी जो है ना एक बड़ी खूबसूरत सी लुक कंप्लीट हो गई। बेटा आपकी एज क्या है? 10 years। अब अगर 10 साल की बच्ची भी ये काम इतने खूबसूरती से कर सकती है, ये गोल्ड लीफ है, राइट? Yes। उसके साथ हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, हम उनको अंडर यूटिलाइज करते हैं। इंजॉय करती हो ये काम? यस। और क्या क्या बना लेती हो? और काफ़ी कुछ बना लेती हूँ मैं। इयरिंग्स बना लेती हूँ एंड की चेन्स और भी कुछ। कानों के खुद बनाए? No, लग तो रहे हैं कि जैसे खुद बनाए हाथों का, बट इस किस्म की चीज़ें भी बना लेते हो Yes। ना, डिफरेंट डिफरेंट किस्म की। बात ये कि व्यूअर्स, हम हमेशा वंडर करते हैं कि बच्चों के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, मतलब बच्चों को हम कैसे एंटरटेन करें। तो एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो व्यूअर्स, पहले इतनी एक्टिविटीज़ थी। स्टैम्प कलेक्टिंग होती थी, इरम याद है? बिल्कुल। स्टैम्प कलेक्टिंग होती थी, हम लोग कॉइन्स कलेक्ट करते थे, डिफरेंट स्टाइल के लीव्स कलेक्ट पत्ते करते थे। कलेक्ट करते थे, पाइन कोन्स हम लोग Pine कलेक्ट cones करते करते थे। तो वो वाले तो ट्रेडिशंस अब खत्म हो गए हैं। बिल्कुल स्टैम्प्स ऐसे। मिलते नहीं हैं, कॉइन्स वैसे ही बड़े कम अब इस्तेमाल होते हैं। बट इस किस्म की चीज़ें तो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं ना। हैं, बिल्कुल मैं हैं। मानती हूँ कि आजकल जो स्मॉग के भी हालात होते हैं और ऐसे जनरली ही। होता है, गर्मियों में इतनी गर्मी होती है कि घर में बाहर बच्चों को नहीं भेज नहीं सकते, भेज सर्दियों में सकते। इतनी सर्दी हो जाती है कि स्टॉप करना पड़ता है। जहाँ पे हम बड़े खुशकिस्मत हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ पे हर क्लाइमेट एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उस क्लाइमेट के कुछ तकाजे होते हैं। सो इजंट इट बेटर व्यूअर्स कि इस किस्म की पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में ये सिर्फ अपनी बिजनेस या अपनी बच्चों की शादियों के लिए नहीं कह रही, अब पॉजिटिव एक्टिविटी लड़के लड़कियों दोनों के लिए। दोनों के लिए उन्हें गैजेट से निकालें। आजकल आप देख लें, हर बच्चा जो है वो नज़र आएगा क्या कि जी वो बस मोबाइल में लगा हुआ है, अपने टैब्स में, आईपैड्स में, उसमें से निकालें और उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ में बिजी करें। आजकल तो बॉयज़ भी मैंने देखा है इतना इंटरेस्ट लेते हैं हैंडीक्राफ्ट के अंदर। ये नहीं कि मैं इस चीज़ के यानी इससे कोई शादी से रेलिवेंट कोई चीज़ हो, बहुत सी हैंडीक्राफ्ट यार के मकसद की बहुत सी वैरायटी है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ तो ये तो आपके हाथ का हुनर देखिए है। मेरा बेटा हसन है, उसको पेंटिंग का, उसको वो बड़ा एंजॉय करता है बिल्कुल। चीज़ें करना। तो मैंने ना ईजल्स ले ली, कुछ छोटे साइज़ की, कुछ बड़े साइज़ की, नीचे ज़मीन पे वो प्लास्टिक बिछाई, उसके ऊपर कपड़ा डाला, बच्चे, मैं, हसन, नूर बैठ के हम पेंट कर रहे होते हैं। एक्रिलिक पेंट के साथ लगे रहते हैं, वो सूख भी जल्दी जाता है। बिल्कुल सो द फैक्ट इज अपने बच्चों को इंगेज करना और उनको बिजी रखना हमारा एज पेरेंट्स काम है। बिल्कुल ऐसा ही। ये जो हमने डिवाइस रखी हुई है अपने पास, इससे बच्चे नहीं पलते व्यूअर्स। और सच्ची बात है व्यूअर्स, बच्चे पालना इतना आसान काम होता तो माओ के पैरों के तले जन्नत क्यों होती, हाँ, बाप उस बिल्कुल। जन्नत का दरवाजा क्यों होता। सही बात। बड़े जतन करने पड़ते हैं बच्चों को ऐसा बड़ा ही है, करने के लिए। ऐसा तो ही। जहाँ हम बात शादी की तैयारियों की कर रहे हैं, वहाँ पे इरम उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने बच्चों को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में बिल्कुल इन्वॉल्व ऐसा ही करें। है। पॉजिटिव जो वेज हैं वो माओ ने खुद लेके आने हैं। हम सारी ड्यूटी, हम कहते हैं समटाइम्स होता है माएँ भी ज़रा हाथ झाड़ लेती हैं, अच्छा जी मैं तो सारा दिन देखा है, बाप देखे, या ये नहीं है कि मिलकर ही है। अगर फादर का भी पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो मैं समझती हूँ कि शायद बच्चे जो है ना उनको, कि अगर सिर्फ बाप आके इतने कह दे अरे वाह ज़बरदस्त, क्या मेरी बेटी ने क्या बनाया या मेरे बेटे ने क्या ज़बरदस्त चीज़ बनाई है, उसका हौसला बढ़ जाना है। और वो शायद नेक्स्ट टाइम और मोटिवेट होकर कोई नई चीज़ बनाएगा। ये एक कलेक्टिव काम बिल्कुल, होता है। और ऐसे ही। देखें ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अक्सर माँ बाप कहते हैं कि भाई बच्चे बोर हो जाते हैं। बच्चे बोर हम तो नहीं बोर होते थे, कभी हमें क्योंकि तो इरम देखो वो हमें किताब पकड़ा देते थे, चलो बेटा टोट पटोट पढ़ के सुनाओ। हाँ हमें 100 और काम कह देते, चलो बेटा तुम लोग गार्डन लॉन में खेलो, हम बाहर बैठते हैं। बिल्कुल। ना नबू खड़े हो गए साथ फुटबॉल खेलने के लिए। खैर मेरे नाना और दादा की तो डेथ हो गई थी, मेरे नाना की मेरे पैदाइश से बहुत पहले, और मेरे दादा जब मैं सिर्फ 2 या 3 साल की थी। लेकिन मैं दूसरों के ग्रैंडफादर्स को देखती थी, ग्रैंड मदर्स को देखती थी कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, तो मैं इतनी फैसिनेट होती थी। बहुत ज़्यादा वाकई माना के डिवाइसेस की वजह से बच्चे बोर हो जाते बोर हैं, हो जाते हैं। लेकिन अगर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या आप ये फूल शूल इस तरह की चीज़ें रखते हैं, चलो फूल नहीं रखो, कोई और चीज़ें कोई रखो, और चीज़ रख दो, बिल्कुल ऐसा ही है। वो भी लगे रहेंगे, बच्चे भी लगे बच्चे रहेंगे, भी लगे रहेंगे, और सही वक्त बात। भी गुजर जाएगा। ऐसा ही और है। एटलीस्ट वो गैजेट से और आई साइट के जो 1000 मसाइल आजकल हम फेस कर रहे हैं, बिल्कुल। उनसे तो बच जाएंगे।
और मैं आपको बताऊं, कैन यू इमेजिन कि जो इसकी बेस है ना, ये मेरे भांजे ने रेडी की है इस कुरुतलैन के बड़े भाई ने। Are you serious? जी, वो पिद्दू सा बच्चा है, उसको क्राफ्टिंग का इतना शौक है कि ये नीचे जो कार्डबोर्ड है, उसने कहा इरम खाला ये मैं लेके आऊंगा। उसने बैठ के कटिंग की है, उसने कट करके मुझे मिरर कट करके पेस्ट करके दिया है। उसने मुझे कहा कि ये खाला मैंने करना है। और अभी जो है वो 2-3 और मेरे बहुत बड़े बड़े वो बॉक्सेस हैं जो वो ये हमारी वेडिंग सीजन में जो बैक स्टेज लगते हैं, क्या वो थोड़ा ही बड़ा है इससे। और इतने छोटे बच्चों में सिर्फ शौक होना चाहिए बस, और पेरेंट्स की तरफ से मोटिवेशन होनी चाहिए। अब ये देखिए ना कितना खूबसूरत ये मिरर आपसे बातें करते करते ही व्यूअर्स तैयार हो गया। इसको आपने बीच में से अच्छी तरह से साफ कर दिया। हाँ जी, बस अब वो भी साफ। इसका ये बस ये इसकी नीट लुक, और इसमें मैंने पर्ल्स अभी थोड़े से और ऐड, अगर हम ये अपनी मर्जी है कि और ऐड करना है, उसको और हैवी लुक देनी है तो हम इसको और हैवी लुक दे लें। एंड यू सी ऑर्डर पे जब ये चीज़ें बनती है ना तो इनका बेनिफिट ये होता है कि फिर आप एग्जैक्ट आपकी मर्जी आपके मिजाज की चीज़ बन जाती है। ऐसे ही है। So, एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या कहोगी? बस मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को, मेरा शुरू से ये मैसेज बच्चों के लिए होता है कि हमारा टाइम गुजर गया, आगे जो आना है वही बात है, मरते दम तक इंसान अपने लिए लर्निंग करता है। तुम्हारा टाइम गुजर गया होगा, मेरा तो नहीं गुजरा। सही है, नहीं वक्त ही गुजार दिया बेटा, मतलब वक्त ही गुजार दिया तेरी माँ ने हमारा। नहीं थोड़ा टाइम है अभी हमारे पास, अल्लाह करे। नहीं, थोड़ा तो मेरे पास भी है। नहीं मैं मतलब अल्लाह करे अपनी भी कहानी खत्म कर दी थी, मेरी भी सलामत रखे। आमीन, मतलब आमीन। मेरा कहने का मकसद ये कि जो आने वाली जनरेशन है या जो हमारी यंग जनरेशन है, हाँ, उनके लिए ये है कि प्लीज़ अपने आप को बिजी करें ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो आपके लिए फ्यूचर में फ़ायदेमंद हो। यानी कि उसमें आप चाहें तो अपना बिजनेस करें, नहीं करना ये छोड़ देंगे, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, अपने आप को एंगेज करने के लिए, अपने हाथ में स्किल आने के लिए ये काम ज़रूर करें। चाहे कुछ भी आपको कोई भी दिल हो, पेंटिंग है, व्हाटएवर, क्राफ्टिंग है, कुछ भी है, अपने आप को बिजी जरूर करें। एरिया ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे व्यूअर्स, हम आज आपसे इजाज़त लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आई होप कि ये जो हम टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं, देखें कोई इंसान काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हो, नो डाउट वो अपनी जगह है। बच्चों को क्यों करा रही है? इसीलिए करा रही है ना कि उनका माइंड पॉजिटिव चीज़ों में एंगेज हो। और आप देखें कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल, उनका स्किल, ये सारी चीज़ें, इरम आपसे बेहतर तो बच्चों ने आज काम किया। देखो सीधी बात है, क्योंकि जब आप छोटी एज पे ये चीज़ें सीखते हैं तो आपका हाथ और ज़्यादा साफ हो जाता है और स्पीड भी बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। सो वेल डन गाइस, आज आपने अपनी मामा को भी पीछे छोड़ दिया, वेरी गुड। ये एक उस्ताद की कामयाबी होती है जब उसका शागिर्द अपने उस्ताद को पीछे छोड़ दे। रहने दे तू इरम, अपने नंबर बनाती जा रही है। चलो हम दोनों सहेलियां गप्पे लगाते रहेंगे, आप लोग भी जाके चिल करें। खुदा हाफिज।